कितने बच्चों को कौन सा फिल्म स्टार जो बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर जो उस फिल्म स्टार की पॉपुलैरिटी है वो कितनी है, तो मुझे डायरेक्टली वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इसलिए प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है। यू शुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू गिव एनी काइंड ऑफ क्लू टू द रेस्पोंडेंट दैट ही शुड आंसर व्हाट, राइट। सिचुएशंस के अंदर रहते हैं या फिर आईटी इनेबल्ड हम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब हम लोग जो है सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं आप सबका एक और फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स 7 के ऊपर। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 11th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा की, कि डाटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि सर पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने समझा कि स्टैटिस्टिक्स ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ने की जरूरत क्यों है। जनरली हम इकोनॉमिक्स के अंदर सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में जाना, लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली कवर क्या क्या करना है। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन, कि डाटा कलेक्शन की रिक्वायरमेंट जनरली क्यों पड़ती है, राइट। वाई वी बेसिकली रिक्वायर्स टू कलेक्ट द डाटा, डाटा कलेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है, राइट। जनरली हमारे पास जो है दो सोर्स होते हैं डाटा कलेक्शन के, राइट। वी हैव टू सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन, दो सोर्सेज है हमारे पास किसके, डाटा कलेक्शन के। और वो दो सोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहला सोर्स हमारे पास है प्राइमरी सोर्स, राइट। हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। एक प्राइमरी सोर्स है और एक हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सोर्स है डाटा कलेक्शन का। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है? प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा को क्यों प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा कलेक्शन बोला जाता है, या फिर प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा को हम अच्छा सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन क्यों बोलते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे, उसके बारे में भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, डेट व्हाट आर द मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, की जनरली डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, क्या क्या मोड्स है डाटा कलेक्शन के, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सेंसस और सैंपल सर्वे के बीच में डिफरेंस, कि सेंसस और सर्वे जो सैंपल सर्वे है इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और फिर बात करेंगे हम लोग क्या, बी फैमिलियर विद द टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि सैंपल क्या होता है, राइट। सैंपल का मतलब क्या होता है, या फिर सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग की टेक्निक जो है वो जनरली क्या बात करती है, उसके बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझना है, राइट। और उसके बाद बात करेंगे, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या हो सकता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन के, राइट। अगर जनरली मैं बात करता हूँ डाटा कलेक्शन की, तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन जो है वो माना जाता है किसे, हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा को, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा के अंदर हम बेसिकली बात करते हैं फर्स्ट हैंड डाटा की। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट हैंड डाटा जो होता है वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होता है, इसलिए इसे ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डाटा और मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा भी इसे बोला जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, तो ये स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। और आप लोगों को पता है कि ये सीरीज बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि सारे के सारे कंटेंट जो है वो एनसीईआरटी से करवाए जा रहे हैं, राइट। तो आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा मजा भी आएगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा, और आपके टॉपिक्स यहाँ पर लगभग सारे के सारे कवर कर दिए जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले समझते हैं क्या कहता है इन द प्रीवियस चैप्टर, यानी कि पिछले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा कि सर इकोनॉमिक्स क्या होती है, राइट। आप लोगों ने जाना कि इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर क्यों पढ़ा जाता है, व्हाई वी बेसिकली स्टडी इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट, क्यों पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट। और उसके साथ साथ आप लोगों ने यह भी समझने की कोशिश करी कि इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के अंदर हम लोग जनरली स्टैटिस्टिक्स का रोल क्या देखते हैं, कि स्टैटिस्टिक्स ऐसे सब्जेक्ट का रोल क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर, उसके बारे में भी हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यू ऑल्सो स्टडीड अबाउट द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। आपने समझा कि इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, उसके बारे में जाना। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी द सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन, की जनरली डाटा को कलेक्ट कहां से किया जाता है, क्या क्या सोर्सेज हमारे पास डाटा कलेक्शन के रहते हैं। और आप लोगों को पता है कि बेसिकली डाटा सोर्सेज के हमारे डाटा को कलेक्ट करने के हमारे पास दो सोर्स हो सकते हैं, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन होता है और एक हमारे पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों आपस में क्यों डिफर करते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे हम लोग, राइट। तो क्या कहता है, द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा
is to show evidence of reaching a sound and a clear solution to a problem, right? पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने काफी ज्यादा डिटेल में समझा था कि किसी भी चीज को या फिर किसी भी स्टेटमेंट को अगर डाटा की मदद से वैलिडेट कर दिया जाए तो उसकी ऑथेंटिसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ऑथेंटिसिटी को इंक्रीज करने में बेसिकली क्या करता है, ये मदद करता है, उससे रिलेटेड ये बात करता है। इसीलिए डाटा कलेक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इज टू शो द एविडेंस ऑफ रीचिंग अ साउंड एंड अ क्लियर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कि किस तरह से राइट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हमारे द्वारा क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, उसके बारे में बात करता है। इन इकोनॉमिक्स यू ऑफन कम अक्रॉस अ स्टेटमेंट लाइक दिस, आपने कई बार इकोनॉमिक्स के अंदर इस तरह की स्टेटमेंट देखी होगी, राइट? जैसे कि कहता है आफ्टर मैनी फ्लक्चुएशंस द आउटपुट ऑफ द फूड ग्रेन्स रोज टू 132 मिलियन टन्स इन 1978-79 फ्रॉम 108 मिलियन टन्स इन 1970-71। यानी कि अगर मैं फूड ग्रेन प्रोडक्शंस की बात करूं या फिर आउटपुट ऑफ द फूड ग्रेन्स की बात करूं तो 1970-71 के अंदर 108 मिलियन टन्स का था, जो इंक्रीज होकर कितना हो गया, 132 मिलियन टन हो गया। बट उसके बाद वो अगेन फेल कर जाता है 1979 और 78 के अंदर। तो ये जो न्यूमेरिकली फैक्ट यहां पर बताए जा रहे हैं ये हमारे पास कहां से आए? दिस इज बिकॉज ऑफ द डाटा वी हैव कलेक्टेड, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वहां से हमें जनरली ये चीजें देखने को मिल रही है। सर कहते हैं सर प्रोडक्शन of food grains then rose continuously to 252 मिलियन टन्स इन 2015-16, यानी कि 2015-16 के अंदर फिर जो हमारी प्रोडक्शन है वो क्या करेगी, इंक्रीज करती है, या फिर इंक्रीज हुई 252 मिलियन टन्स हुई 2015-16 के अंदर, और वो रीच किया उसने 272 मिलियन टन्स इन 16-17, यानी कि 2016-17 के अंदर वो 272 मिलियन टन्स जो है वो हो गई, राइट? तो इसके पीछे के क्या कारण हो रही है, हमें पता कैसे चल रहा है कि सर ये 132 थी, 108 थी, और फिर उसके बाद 132 हुई, और फिर उसके बाद ये अगेन इंक्रीज करके 252 हुई, और उसके बाद 272 टन्स जो ही इंक्रीज हुई। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो क्या हुई है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इंक्रीज हुआ है, उसके अंदर इंक्रीज जो है वो देखा गया है। तो उसी इंक्रीज के बारे में ये बात करता है, लेकिन इसको वैलिडेट किया गया है किसके साथ, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डाटा के साथ। क्यों? क्योंकि सर यहां पर ये जो नंबर्स है ये बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि सर क्या रीजन रहा इस चीज के पीछे का। In this statement, you can observe that the food grain production in different years does not remain the same. आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कहता है कि सर जो प्रोडक्शन है वो हर साल में क्या हुई है, अलग अलग हुई है, राइट? इट वेराइज फ्रॉम ईयर टू ईयर्स, यह हर साल के चेंज हुई है, और क्रॉप टू क्रॉप क्या हुआ, इसके अंदर चेंजमेंट देखा गया है। एज दीज वैल्यूज वेरीज देयर आर कॉल्ड वेरिएबल्स, क्योंकि ये वैल्यूज जो है क्या कर रही है, हर बार चेंज हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। किसके टर्म्स में, स्टैटिस्टिक्स के सेंस में। आप लोगों को पता है कि वेरिएबल्स का जनरल सा मतलब क्या होता है सर? वेरिएबल्स का मतलब होता है सर, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बात करूं मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग बात करते थे एक्स और वाई की, यानी कि ये क्या थे बेटा, ये दोनों क्या थे, वेरिएबल्स थे, यानी कि एक की वजह से दूसरे के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो सेम सेंस पर हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर भी वेरिएबल्स की बात करते हैं, लेकिन फर्क क्या है यहाँ पर, डिफरेंस ये है कि सर यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो होते हैं। एक हमारे पास होता है सर, एक जनरली हम पढ़ते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, और एक हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है कि सर जो दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या करता है, इंपैक्ट करता है, या फिर दूसरे वेरिएबल के ऊपर उसका जो है इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो है वो निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो x बढ़ता है तो x के बढ़ने से y के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, y बढ़ता है या फिर y कम होता है, इसका क्या इंपैक्ट इसको देखने के लिए मिलने वाला है, उससे रिलेटेड बात जो है ये करता है। और वेरिएबल जो है इसी रिलेशनशिप को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया, द वेरिएबल्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स। वेरिएबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर्स है, जैसे कि x, y और z। ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज एन ऑब्जर्वेशन, और हर वैल्यू जो है किसकी, वेरिएबल्स की, वो कैसे पता चलती है, हमें ऑब्जर्वेशंस के थ्रू पता चलती है। एग्जांपल के तौर पर यहां पर अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो हमने क्या बोला कि जो फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर वो वेरीज करती है 108 मिलियन टन से 1971 से लेकर 272 मिलियन टन 2016-17 के अंदर। As shown in the following table, the years are represented by variable x. Years को हमने x से रिप्रेजेंट किया, और प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसके साथ, y के साथ। यानी कि अगर मैं ईयर्स के साथ प्रोडक्शंस की बात करूं, किसकी बात करता हूं, ईयर्स के साथ अगर मैं प्रोडक्शंस की बात करता हूं, तो अगर ईयर मान लो 1991 है या फिर 1992 है तो ये एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के बेसिस पर प्रोडक्शन जो है वो दूसरा वेरिएबल माना गया कि यहाँ पर मान लो 150 मिलियन टन है और यहाँ पर 160 मिलियन टन है। इसका मतलब कि जो हमारी प्रोडक्शन है उसके अंदर क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर किस तरह से इंपैक्ट डाल रहा है उसके बारे में ये डिस्कशन करता है या फिर कर रहा है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि टेबल आपके पास है, और टेबल किस चीज की बात कर रहा है? टेबल बात करता है हमारी प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स की, राइट, कि इंडिया के अंदर जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन है कितने मिलियन टन हुई, या फिर कितने मिलियन टन से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज करी। तो यहां पर क्या बोलता है? एक्स और वाई। एक्स किसकी बात करता है? जैसे हमने बताया एक वेरिएबल एक्स है जिसका मतलब है ईयर, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है? फूड ग्रेन्स है। क्या है सर? हमारे पास फूड ग्रेन्स है। तो इसका अगर मैं कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश करता हूं तो कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आता है कि सर 1970-71 के अंदर अगर फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन 108 मिलियन टन थी, 1978-79 के अंदर इसकी जो प्रोडक्शन थी वो 132 थी, 1990 से 1991 के अंदर वो 176 थी, 1981 में वो 94 हुई, उसके बाद उसके 1997 1998 होगा बेटा, यहाँ पर 1998 के अंदर वो कितनी हुई? 94 मिलियन टन हुई। 2001 और 2002 के अंदर वो 212 मिलियन टन हुई, 2015-16 के अंदर वो 252 मिलियन टन हुई, और 2016-17 के अंदर वो 272 मिलियन टन हुई। तो यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। लेकिन आपने यहां पर क्या करा? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ समझने की कोशिश करी कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इंपैक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो आपने जब इस इंपैक्ट को समझने की कोशिश करी तो आप एक इंपैक्ट समझ पाए कि जैसे जैसे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो एक वेरिएबल हमारे पास यहां पर क्या है? ईयर्स है, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या? फूड ग्रेन्स है। तो इसके इंपैक्ट को उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने समझने का प्रयास यहां पर किया। तो यहां पर क्या कहता है? हियर द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल एक्स एंड वाई आर द डाटा। और ये जो वैल्यूज है यानी कि आपने ईयर्स देखा, एक्स देखा आपने जैसे कि 1881 से 1882, राइट, और डाटा अगर आप लोगों ने देखा तो डाटा जैसे कि आपने देखा 180 मिलियन टन। तो ये क्या दिखाता है? इसको बोला जाता है क्या बेटा? डाटा बोला जाता है इकोनॉमिक्स की सेंस में, या फिर इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डाटा बोलते हैं, या फिर इसे डाटा के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स, जहां से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसके बारे में? फूड ग्रेन्स के बारे में, या फिर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस इन इंडिया के बारे में, राइट। आगे क्या कहता है? टू नो द फ्लक्चुएशन इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन वी नीड द डाटा। तो हमें अगर ये जानना है कि कितना फ्लक्चुएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो देखा गया है फूड ग्रेन्स के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डाटा को समझना पड़ेगा, डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा। वही बात इसके अंदर बोली गई है, राइट। वी नीड द डाटा of productions of the food grains in India for various years. Data is a tool which helps in understanding problem by providing information. You must be wondering where do data comes from and how do we collect this data. तो अब ये जो डाटा है यानी कि हमने ईयर्स की बात करी, उसके साथ में ये जो डाटा है कि 180 मिलियन टन जो है उस टाइम पर फूड जो है वो प्रोड्यूस किया गया था। तो ये जो नंबर है हमारे पास कि 180 मिलियन टन है, या फिर 200 मिलियन टन है, या 252 मिलियन टन है, ये इन्फॉर्मेशन हमें जनरली कहाँ से मिली और कहाँ से हम डाटा को जनरली कलेक्ट करते हैं, कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास आती है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है सर, है ना। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है? कहता है इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डाटा। तो हम इस सेक्शन के अंदर यानी कि इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या फॉर्म्स ऑफ डाटा जो है वो हमारे पास जो है हो सकता है, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं डाटा के जो यूज किए जाते हैं बेसिकली इनको कलेक्ट करने के लिए, यानी कि डाटा को कलेक्ट करने के लिए क्या क्या बेसिक सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के बारे में भी यहां पर बात करने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा, की डाटा हमें जनरली कहां से देखने को मिलता है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जनरली डाटा को कलेक्ट करने के हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, या फिर डाटा को दो सोर्सेज से कलेक्ट किया जा सकता है। एक हमारे पास सबसे पहले आता है बेटा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, और दूसरी तरफ हमारे पास आता है बेटा क्या? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। एक हमारे पास प्राइमरी सोर्स है और दूसरा हमारे पास क्या है? सेकेंडरी सोर्स है डाटा को कलेक्ट करने का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है सर? अब दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा जो होता है वो जनरली फर्स्ट हैंड सोर्स ऑफ डाटा जो है कलेक्शन जो है इसे माना जाता है। तो क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टू सोर्सेज। द रिसर्चर में कलेक्ट द डाटा बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, राइट। इंक्वायरी को कंडक्ट करके डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। सच डाटा आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा एज दीज आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, राइट। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डाटा इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि रिसर्चर या फिर जो इकोनॉमिस्ट है वो खुद अपने जिस सब्जेक्ट के बारे में वो जानना चाह रहा है उसके लिए वो खुद डाटा को क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। और जब उसके द्वारा डाटा को खुद अपने लेवल पर कलेक्ट किया जाता है तो उसको बोला जाता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। सपोज यू वांट टू नो अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ फिल्म स्टार, राइट। आप ये जानना चाहते हैं, क्या रहता है? पॉपुलैरिटी जानना चाहते हैं किसकी? फिल्म स्टार की।
स्कूल स्टूडेंट, राइट, यानी कि स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनके अंदर आप एक फिल्म स्टार की पॉपुलैरिटी जानना चाहते हैं कि वो फिल्म स्टार कितना ज्यादा पॉपुलर है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। फॉर दिस यू विल हैव टू इंक्वायर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स बाय आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम देम टू कलेक्ट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। द डाटा यू गेट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहता है आपको बहुत सारे बच्चों से खुद पर्सनली जाकर मिलना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं और मैं खुद ही जाकर इंफॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड कलेक्ट कर रहा हूं कि कितने बच्चों को, राइट, कितने बच्चों को कौन सा फिल्म स्टार जो बहुत ज्यादा पसंद है या फिर जो फिल्म स्टार की पॉपुलैरिटी है वो कितनी है। तो मुझे डायरेक्टली वहां से इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो इसलिए प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा बोला जाता है। आगे क्या बोलता है, इफ द डाटा हैव बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड, राइट, कहता है इफ द डाटा हैज बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड, स्क्रूटनाइज्ड एंड टेबुलेटेड बाय सम अदर एजेंसी। अब देखो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा के अंदर है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो इकोनॉमिक्स जिसको उस डाटा की रिक्वायरमेंट है वो अपने आप खुद जाकर क्या करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा, यानी कि डाटा कलेक्शन बाय हिमसेल्फ ओनली, यानी कि रिसर्चर के द्वारा या फिर स्टैटिस्ट जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसके द्वारा खुद जाकर डाटा को क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। तो डाटा कलेक्शन बाय हिमसेल्फ, राइट, खुद जाकर करने वाला है, राइट। लेकिन जब उस डाटा को कलेक्ट किसी और के द्वारा किया जाता है, यानी कि डाटा किसी और का है, आप बस उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, आप उस डाटा को लेकर आ रहे हैं, तो उसे बोला जाता है सेकेंडरी डाटा, राइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर इस डाटा को कलेक्ट किया गया होता है या फिर प्रोसेस किया गया होता है किसी और एजेंसी के द्वारा, यानी किसी और पर्सन के द्वारा, तो ये जो डाटा हमारे पास होता है इसको बोला जाता है सेकेंडरी डाटा। क्या बोला जाता है इसे, सेकेंडरी डाटा बोला जाता है। एंड दे कैन बी ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम द पब्लिश्ड सोर्स, राइट, उसको या तो पब्लिश सोर्स से जनरेट किया जा सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो सेकंड पर्सन है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जब डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है तो गवर्नमेंट यहाँ पर सेकंड पार्टी है, राइट, उनके द्वारा डाटा को क्या किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है उनके थ्रू। डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, किताबें जो इकोनॉमिक्स के द्वारा लिखी गई है उनसे डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं जहां से डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट से, राइट, यानी कि सिंपल सा लॉजिक है और सिंपल सा डिफरेंस है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा के अंदर, कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा जो है वो इकोनॉमिक्स के द्वारा या फिर रिसर्चर्स के द्वारा, जो रिसर्चर का मतलब है हर एक व्यक्ति जो अपने चीज़ों से रिलेटेड क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसके द्वारा डाटा को खुद कलेक्ट किया जाएगा, अपने आप जाकर डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। और जब वो खुद जाकर डाटा को कलेक्ट कर रहा है तो जिस भी प्रॉब्लम से रिलेटेड वो डाटा को कलेक्ट कर रहा है उसी से रिलेटेड वो डाटा को कलेक्ट करेगा, सो उसकी ऑथेंटिसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि सेकेंडरी सोर्स के अंदर हम किसी और एजेंसी के ऊपर निर्भर करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, यानी कि किसी और के ऊपर हमारी जो चीजें हैं वो निर्भर करने वाली है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, यानी कि हम किसी और के ऊपर जो है वो निर्धारित रहने वाले हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है सर। अब यहां पर क्या कहता है, दस द डाटा आर प्राइमरी टू सोर्स, कहता है दस द डाटा आर प्राइमरी टू द सोर्स दैट कलेक्ट एंड प्रोसेस देम फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट हैंड डाटा है क्योंकि पहली बार समस्या आई और पहली बार समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए डाटा को कलेक्ट किया गया, इसलिए प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है। और बाकी सारे जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है, राइट, जो बाकी सारे जो सोर्स बताएंगे वो कैसे है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है। यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, जो सेकेंडरी डाटा है वो टाइम और कॉस्ट दोनों को क्या करता है, सेव करता है, यानी कि समय भी बचाएगा और हमारा कॉस्ट जो है उसको भी इंक्रीज करता है। क्यों करता है, क्योंकि सर अगर मैं खुद जाकर डाटा को कलेक्ट करूंगा तो मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी और दूसरी तरफ मुझे कॉस्ट भी ज्यादा अकर करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट भी ज्यादा अकर करनी पड़ेगी, राइट। इसीलिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है वो लिटरली क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू दी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, राइट। इसलिए यहां पर क्या बोला गया, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द फिल्म स्टार अमंग्स स्टूडेंट, राइट, अगर मैं डाटा को कलेक्ट कर रहा हूं किससे रिलेटेड, अगर मैं ये जानना चाह रहा हूं पॉपुलैरिटी ऑफ द फिल्म स्टार अमंग द स्टूडेंट, you published a report. If someone uses the data collected by you for a similar study, it becomes secondary data. यानी कि डाटा को किसके द्वारा कलेक्ट किया, मैंने कलेक्ट किया, लेकिन कोई और पर्सन अगर इसी चीज के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा है तो उसके द्वारा जो डाटा को कलेक्ट किया जाएगा तो वो डाटा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा कहलाएगा, या फिर वो डाटा जो है क्या बन जाएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा जो है वो बन जाएगा सर।
राइट। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम डाटा को कैसे जनरली कलेक्ट करते हैं, यानी कि डाटा का जो कलेक्शन है वो किस तरह से किया जाता है। डू यू नो हाउ अ मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स अबाउट अ प्रोडक्ट और हाउ अ पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड अबाउट अ कैंडिडेट? क्या आप लोगों को पता है कि कैसे जो मैन्युफैक्चरर है वो ये डिसाइड करता है कि वो क्या प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करने वाला है, और यहां पर बोलता है दूसरी तरफ ये कौन सी जगह से कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी के लिए खड़ा होने वाला है वो कैसे डिसाइड किया था गवर्नमेंट पार्टीज के द्वारा। कहता है दे कंडक्ट अ सर्वे बाय आस्किंग क्वेश्चन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कैंडिडेट फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों से जाकर, लोगों से खुद मिलकर, हर एक पर्सन के पास जाकर समय पूछा जाता है कि भाई आप किस कैंडिडेट को देखना चाहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग जो ज्यादा चाहिता होगा तो उसी को ही पार्टी जनरली क्या करती है, टिकट देती है। तो यहां पर क्या कहता है, द पर्पस ऑफ द सर्वे इज टू डिस्क्राइब सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्राइस, क्वालिटी, यूजफुलनेस इन केस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ फीचर्स है, जैसे कि प्राइस क्या रहना चाहिए, क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, उसकी यूजफुलनेस क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की, उससे रिलेटेड बात की जाती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किससे रिलेटेड, जो इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उससे रिलेटेड बात करूंगा तो उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी ऑनेस्टी, उसकी लॉयल्टी चेक की जाती है किसके केस में, कैंडिडेट के केस में। द पर्पस ऑफ द सर्वे इज टू कलेक्ट डाटा, तो सर्वे का मेन रीजन क्या है, सर्विस क्यों करवाए जाते हैं, द बेसिक रीजन इज टू कलेक्ट द डाटा, डाटा को कलेक्ट करने के लिए सर्विस जो है वो बेसिकली कंडक्ट करवाए जाते हैं। सर्वे इज अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल, सर्वे क्या है, एक तरीका है, एक जरिया है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, राइट, डाटा को या फिर इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, गैदर करते हैं। तो सर्वे इज बेसिकली अ मेथड थ्रू विच वी गैदर द इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। आगे बात की जाती है प्रिपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोगों ने क्या बोला कि सर अगर मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है, मुझे अगर कैंडिडेट के बारे में जानना है, तो मैं किस तरह से उससे रिलेटेड डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकता हूं। तो यहां पर एक एग्जांपल बताया, सर्वे। सर्वे के अंदर हम लोग लोगों के पास जाने की कोशिश करते हैं और उनसे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि वो जनरली क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, राइट, कैंडिडेट से भी और प्रोडक्ट से भी, राइट। अब प्रिपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्वे, यानी कि एक मेथड हमने क्या बोला, डाटा को कलेक्ट करने का क्या है, सर्वे है, राइट, क्या है, सर्वे है। तो एक तरीका, यानी कि इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाए, राइट, व्हाट शुड बी द इंस्ट्रूमेंट्स, क्या इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर जो है वो हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्वेश्चनर्स का यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम इंटरव्यू शेड्यूल्स का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चनर्स कुछ भी नहीं होते हैं, बस एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो बनाई जाती हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा, या राइट, जिससे रिलेटेड, यानी कि जो भी प्रोडक्ट वो डिलीवर कर रहा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है कि किस तरह का प्रोडक्ट है, ताकि जो भी ऑडियंस है, जिनसे भी वो चीजों के बारे में जानना चाहता है, उनसे बेटर इंफॉर्मेशन जो है, बेटर जो आंसर्स है वो मिल सके इस ऑब्जेक्टिव से। द क्वेश्चनर इज आइदर सेल्फ एडमिनिस्टर्ड बाय रेस्पोंडेंट और एडमिनिस्टर्ड बाय द रिसर्चर, यानी कि इनोमरेटर और ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर। यानी कि ये जो क्वेश्चनर्स बनाए जाएंगे, ये जो क्वेश्चनर्स या तो वो खुद बनाएगा, राइट, या फिर वो एक इन्यूमरेटर के थ्रू, इन्यूमरेटर का मतलब क्या है, एक ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर होगा जिसको उसके द्वारा रखा जाएगा, उसके द्वारा ये क्वेश्चनर्स जो है वो फॉर्मुलेट किए जाएंगे। ये बात इसके अंदर बोली जाती है, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनर इंटरव्यू शेड्यूल यू शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट, यानी कि जब भी क्वेश्चनर्स या फिर इंटरव्यू शेड्यूल्स बनाए जाए तो आपको कुछ चीजें जो है वो ध्यान में रखनी होगी, और वो चीजें क्या क्या है। सबसे पहले बोलता है द क्वेश्चनर शुड नॉट बी टू लॉन्ग, बहुत बड़ा क्वेश्चनर्स नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होने चाहिए। सबसे पहली बात, क्वेश्चंस जो होने चाहिए बहुत सारे ज्यादा लिमिटेड होने चाहिए, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट होने चाहिए, राइट। तो क्या बोलता है, द नंबर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल, जितने कम क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने कम क्वेश्चंस रखने की आवश्यकता है, उतने कम क्वेश्चंस को डालने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जितना उस चीज को बेहतर तरीके से डिफाइन कर सके उन्हीं क्वेश्चंस को यहां पर रखा जाए, ये बात इसके अंदर बोली जाती है। द क्वेश्चनर शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड अवॉइड एम्बिगियस और डिफिकल्ट वर्ड्स, यानी कि जो क्वेश्चनर्स होना चाहिए वो बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, ईजी होना चाहिए। ईजी का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन के द्वारा आसानी से उससे रिलेटेड आंसर जो है वो किए जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, अगला पॉइंट इसके अंदर क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट इज द क्वेश्चनर शुड बी अरेंज्ड इन एन ऑर्डर सच दैट द पर्सन आंसरिंग शुड फील कंफर्टेबल। दूसरी बात क्या है कि जब हम क्वेश्चनर्स का यूज करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज जो हमने ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा मिनिमम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बहुत ज्यादा कम होने चाहिए।
दूसरी चीज इसके अंदर क्या रखी जाती है कि जो क्वेश्चनर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, कि यानी कि हर एक ऑडियंस जो है उसको बहुत आसानी से समझ सके कि जो रिसर्चर है या फिर जो इकोनॉमिस्ट है वो इस क्वेश्चनर के थ्रू क्या पूछना चाहता है, या फिर उसकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा आसान हो कि सामने वाला पर्सन बहुत आसानी से उसको समझ जाए, यानी कि किसी भी तरह का दिक्कत सामने वाले पर्सन को नहीं होने चाहिए कि भाई वो बेहतर तरीके से इसको जस्टिफाई ना कर पाए। ठीक है, द सीरीज ऑफ क्वेश्चन शुड मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो पहले जनरली शुरू होने चाहिए और फिर स्पेसिफिक पॉइंट पर आ जाने चाहिए, स्पेसिफिक पॉइंट्स पर उनको क्या किया जाना चाहिए, पहुंचा देना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, द क्वेश्चनर शुड स्टार्ट फ्रॉम जनरल क्वेश्चंस एंड प्रोसीड टू मोर स्पेसिफिक वन, यानी कि पहले जनरल क्वेश्चंस होने चाहिए, उसके बाद उसके अंदर स्पेसिफिक क्वेश्चंस को क्या किया जाए, डाला जाए उसके अंदर, ताकि और ज्यादा रेलिवेंट चीजें जो है उसके अंदर देखने के लिए मिले। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं उदाहरण के तौर पर अगर आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि राइट, पुअर क्यू और गुड क्यू, राइट, इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जस्टिफाइड, इज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर, राइट। अगर मैं मान लो एक ये पुअर क्वेश्चन है, राइट, ये कैसे क्वेश्चन है, पुअर क्वेश्चन है और ये अच्छे क्वेश्चन है। देखो कैसे, इज इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जस्टिफाइड, इज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर। अब देखो इसको अच्छे क्वेश्चंस की फॉर्म में देखो तो क्या है, इज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर, एक चीज तो ये पूछता हूं, राइट। और सेकंड क्या है, इज द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जस्टिफाइड। अब यहां पर देखो ये क्वेश्चंस क्या है, ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे का मतलब क्या है कि सर यहां पर देखो पहले मैं क्या पूछूंगा उससे कि सर आपकी एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई किस तरह से होती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो अच्छी तरह से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन फिर मैं उससे ये पूछ सकता हूं कि सर आप कितना सहमत है कि जो आपसे प्राइसेस लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो सही है, कम है या ज्यादा है, उससे कितना ज्यादा आप क्या है सेटिस्फाइड है, उसके बात की जाए, राइट। तो यहां पर क्वेश्चंस के मिसमैचमेंट है, यानी कि एक क्वेश्चन ऊपर पूछा गया, एक क्वेश्चन नीचे पूछा गया। यहां पर जो हमारा इकोनॉमिस्ट है या फिर जो भी पर्सन है जो इसकी रिसर्च कर रहा है, राइट, उसके द्वारा ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है सर, क्योंकि सर पहला हमारा ये बनता है, ये क्वेश्चन पूछना बनता है कि भाई पहले मैं ये जानूं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरीके से रेगुलरली सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, और जब वो चीज क्लियर हो जाए, जस्टिफाई हो जाए, तो उसके बाद मैं ये बोलूं कि इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। इसीलिए ये पुअर क्वेश्चनर्स की फॉर्म में आएगा और ये क्या आएगा, गुड क्वेश्चनर्स के फॉर्म में यहां पर आने वाला है। नेक्स्ट क्या कहता है, द क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर, क्वेश्चन जो होने चाहिए बहुत ज्यादा प्रिसाइज और क्लियर होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पर पुअर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम डू यू स्पेंड ऑन क्लोथिंग इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल, यानी कि कितना प्रतिशत जो है आपकी इनकम का आप खर्च करते हो किसके ऊपर, अपने लुक्स, ताकि आप लोग जो है बहुत अच्छा देख सकें या फिर आप बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल लगे उस पर्सपेक्टिव के लिए। और गुड क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम डू यू स्पेंड ऑन क्लोथिंग, राइट। अच्छा क्वेश्चन ये है। यहां पर क्या है, मैं उससे ये पूछ रहा हूं कि भाई तुझे अच्छा प्रेजेंटेबल देखने के लिए कितना पैसा अपनी इनकम का स्पेंड करता है, और दूसरा मैं उससे डायरेक्टली पूछता हूं कि भाई कितना पैसा अपनी इनकम का आप स्पेंड करते हो किसके ऊपर, क्लोथिंग के ऊपर। किसके ऊपर स्पेंड करते हो, क्लोथिंग के ऊपर क्या करते हो, स्पेंड करते हो। एक क्वेश्चन जो है इस बारे में बात करता है, इससे रिलेटेड डिस्कशन करता है। क्लियर है इतनी बात। तो दोनों क्वेश्चंस के अंदर क्या है बेटा, दोनों क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस हमें क्या करना पड़ेगा, कहता है यहां पर समझना पड़ेगा सर। और अगर मैं उस डिफरेंस को नहीं समझूंगा तो थोड़ी सी क्या होने वाली है, दिक्कत होने वाली है। तो उस डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह से एक रिसर्चर के लिए क्या है या फिर एक इकोनॉमिक्स के लिए क्या है समझना जरूरी है, राइट, ताकि वो बेहतर तरीके से चीजों को समझ सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, द क्वेश्चंस शुड नॉट बी एम्बिगुअस, क्वेश्चन जो होने चाहिए बहुत ज्यादा एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए, राइट, कि बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड हो। क्वेश्चंस अगर डिफाइंड नहीं होंगे तो भी दिक्कत होगी। दे शुड इनेबल द रिस्पोंडेंट टू आंसर क्विकली, करेक्टली एंड क्लियरली, आंसर जो है बहुत ज्यादा क्विकली आ सके, क्लियरली आ सके, किससे, रेस्पोंडेंट से। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर अगर आप लोग समझते हैं तो क्या कहता है, राइट, एग्जाम्पल के तौर पर, डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बुक्स इन अ मंथ, क्या आप अपनी किताबों के ऊपर बहुत सारा पैसा जो वो खर्च करते हैं एक महीने के अंदर। तो अगर आप, ये क्या है, एक पुअर क्वेश्चन है। लेकिन मैं अगर एक अच्छे क्वेश्चन की बात करूं, टिक मार्क द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन अ बुक्स ऑन अ मंथ, लेस देन 200, 200 से 300, 300 से 400 और मोर देन 400। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन की दिक्कत है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रेजेंटेशन कितनी बेहतर तरीके से, क्वेश्चन की फ्रेमवर्क जो है कितनी बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है की गई है, उस फ्रेमवर्क की बात यहाँ पर करता है, या फिर उस फ्रेमवर्क की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये ज्यादा प्रेजेंटेबल है, लेकिन ये फ्रेमवर्क जो है उतना ज्यादा प्रेजेंटेबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, नेक्स्ट आप लोगों से क्या कहता है, कहता है द क्वेश्चन शुड नॉट यूज
डबल नेगेटिव्स, राइट, यानी कि दोनों स्टेट क्वेश्चन इस तरह से होने चाहिए कि वो परफेक्टली डिफाइन करे चीजों को, उसमें नेगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर द क्वेश्चन स्टेटिंग विद वुडंट यू और डोंट यू शुड बी अवॉइडेड एज दे में लीड टू बायस्ड रिस्पॉन्सेज, यानी कि इससे बायस्ड रिस्पॉन्सेज जो है वो आ सकते हैं। वुड नॉट, शुड नॉट, डोंट यू, राइट। तो एग्जांपल के तौर पर डोंट यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, राइट, ये नेगेटिव क्वेश्चन है। कहां से शुरू हुआ? ये नकारात्मक तौर से शुरू हुआ, तो ये नेगेटिव प्रश्न है। तो नेगेटिव प्रश्न आप लोगों को अवॉइड करने हैं। तो यहां पर क्या बोलता है, नेगेटिव प्रश्नों को आप लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा, डू यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हैं, एक नकारात्मक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट का। तो ये इस तरह से चीजें यहां पर नहीं देखनी चाहिए, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी वहां पर क्या होने चाहिए, नहीं देखने को मिलने चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, कहता है सर द क्वेश्चन शुड बी, अगला क्या कहता है, द क्वेश्चन शुड नॉट बी लीडिंग क्वेश्चन विच गिव्स अ क्लू अबाउट हाउ रिस्पोंडेंट शुड आंसर, राइट। यहां पर यानी कि अब आप बहुत ज्यादा फेयर चलने वाले हैं ना, आप बहुत ज्यादा फेयर तरीके से चीजों को करने वाले हैं। तो आप लोगों को एक चीज यहां पर यह सुनिश्चित करनी है कि जो रेस्पोंडेंट है उसके पास किसी भी तरह का क्लू ना हो, राइट, कि आप उससे किस तरह का आंसर चाहते हैं, right? You should not be in a position to give any kind of clue to the respondent that he should answer what, right? उसको क्या आंसर करना चाहिए, उस तरह का क्लू नहीं होना चाहिए उसके अंदर, राइट। तो यहां पर क्या कहता है, पुअर क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू लाइक द फ्लेवर ऑफ द हाई क्वालिटी टी, राइट। एक हाई क्वालिटी टी, अब देखो अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर बोल रहा हूं कि हाई क्वालिटी टी है, उसका फ्लेवर आपको कितना बढ़िया लगता है, राइट। एक क्वेश्चन मैं उससे ये पूछता हूं, और दूसरी तरफ ये कहता है कि देखो अब एक क्वेश्चन ऐसा है, राइट। एक अच्छा क्वेश्चन क्या है, कहता है सर हाउ डू यू लाइक द फ्लेवर ऑफ दिस टी, राइट। एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं से कि आपको इस चाय का फ्लेवर जो वो किस तरह का लगता है, और दूसरा पूछता हूं कि एक हाई क्वालिटी टी का फ्लेवर आपको कैसा लगता है। तो दोनों क्वेश्चन के अंदर फर्क है। एक क्वेश्चन में आप उसको सीधा बता रहे हैं कि भैया मैं पूछ रहा हूं तेरे से कि हाई क्वालिटी टी जो है वो तेरे लिए कितने फायदेमंद है, या फिर तो उसको कितना लाइक करता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं उससे पूछ रहा हूं कि भाई आपको क्या लगता है, यानी कि क्वेश्चन के तौर पर आपको क्या लगता है कि जो फ्लेवर टी है वो किस तरह की होनी चाहिए, उससे रिलेटेड बात करता है। The question should not indicate alternative to the answers, right? Alternatives नहीं होने चाहिए क्वेश्चन के अंदर। एग्जांपल के तौर पर जैसे पुअर क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू डू अ जॉब आफ्टर कॉलेज और टू बिकम ए हाउसवाइफ, राइट। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव दे दिया कि कॉलेज में जाना पसंद करोगे या हाउसवाइफ बनना जो है वो ज्यादा पसंद किया जाएगा आपके द्वारा, क्या चीज जो है वो ज्यादा आपके द्वारा पसंद की जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उसे को दो सिचुएशन दे रहा हूं और दोनों सिचुएशन में से एक सिचुएशन उसको चूज करना पड़ेगा। तो ये चीजें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। ही शुड बी गिवन एन एप्रोप्रिएट चांस, एक एप्रोप्रिएट चांस जो उसको क्या है देना चाहिए कि वो अपने आंसर को खुद क्या कर सके, जस्टिफाई कर सके, राइट। एक गुड क्वेश्चन जो होगा, जो एक अच्छा क्वेश्चन होगा, एक अच्छा प्रश्न होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज होगी, वुड यू लाइक टू डू, राइट, आफ्टर कॉलेज, यानी कि यहां पर मैंने उससे डायरेक्टली क्या पूछा कि आप क्या करना चाहेंगे कॉलेज जाने के बाद, राइट। कॉलेज जाने के बाद आप लोग क्या करना चाहते हो। तो यहां पर मैं उससे क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको ऑप्शन दे रहा हूं कि भाई वो अपने क्वेश्चन का आंसर जो ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, रादर देन बीइंग बायस्ड। यहां पर बायस्ड नहीं होकर, राइट, उससे क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली क्वेश्चन देकर आंसर लेने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कहता है सर द क्वेश्चनर्स में कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड एंडेड और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस और ओपन एंडेड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, यानी कि इसके अंदर क्लोज्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं और ओपन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। द अबव क्वेश्चंस अबाउट व्हाट अ स्टूडेंट वांट टू डू आफ्टर कॉलेज, राइट। ये कैसा क्वेश्चन है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी कि ओपन एंडेड का मतलब क्या है कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस जो है मैं दे रहा हूं कि भाई आप कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, आप प्रिपरेशन करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या फिर आप क्या करना चाहते हैं सही मायने में। तो मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि वो अपने आप को क्या कर सके, इसके अंदर जस्टिफाई कर सके, राइट। लेकिन क्लोज्ड एंडेड स्ट्रक्चर जो होगा, यहां पर टू वे क्वेश्चंस होंगे या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, राइट। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होंगे और आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आंसर जो है वो देना पड़ेगा। व्हेन देयर आर ओनली टू पॉसिबल आंसर्स, यस और नो, इट इज कॉल्ड अ टू वे क्वेश्चंस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास दो ही पॉसिबल आंसर्स हो, या तो हाँ या तो ना, तो उसे टू वे क्वेश्चंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टू वे क्वेश्चन जो है उसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। When there is a possibility of more than two options of answers, multiple choice questions are more appropriate, यानी कि जहां पर possibilities हो दो आंसर्स की, यानी कि यस और नो, राइट, वहां पर अगर ऐसे इंडिकेट किया जा सके कि यस और नो के थ्रू आंसर्स जो है वो हमें मिल सकता है, तो वहां पर पॉसिबिलिटीज है कि आप लोग यस और नो के तौर पर ही आंसर्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, आंसर्स को ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पर स्कोप है कि ज्यादा
चीजों का ज्यादा प्रिसाइज और बेहतर आंसर जो पाया जा सके, तो उसके लिए आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाई डिड यू सेल योर लैंड, आपने अपनी जमीन को क्यों बेचा? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए, टू पे ऑफ द डेट्स, टू फाइनेंस चिल्ड्रंस एजुकेशन, टू इन्वेस्ट इन अनदर्स प्रॉपर्टी, एनी अदर, प्लीज स्पेसिफाई, राइट। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो यहां पर ये कैसा क्वेश्चन है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, राइट। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहां पर डायरेक्टली उसको क्या करना है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक अपना आंसर चूज करना है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। लेकिन ओपन सोर्सेज के अंदर क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अपने लेवल पर भी क्या कर सकते हो, आंसर्स को चूज कर सकते हो। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर इजी टू यूज, राइट, स्कोर and to codify for analysis because all respondent can choose from the given options, इन दिए गए ऑप्शन में से सारे के सारे रेस्पोंडेंट जो वो चूज कर सकते हैं, but they are difficult to write as alternatives should be clearly written to the represent both sides of the issue, यानी कि दोनों साइड के इश्यूज को जो है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सके। There is also possibility that an individual's true response is not present amongst the option given, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि ये जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के अंदर जो राइट एक कैंडिडेट को आंसर देना है, वो राइट आंसर यहां पर अवेलेबल ही ना हो। इन चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा, या फिर वो क्या आंसर करना चाहता है, उसका आंसर या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो यहां पर बोला ही नहीं गया है या फिर ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो वो क्या करेगा, इसको इग्नोर करेगा। क्लियर है बात? फॉर दिस द चॉइस ऑफ एनी अदर इज प्रोवाइडेड, राइट। इसीलिए इस चीज के लिए हमने क्या करा, एनी अदर का चॉइस जो है यहां पर दिया है। जैसे कि आप लोग यहां पर चेक कर पा रहे होंगे, यहां पर ऑप्शन में क्या लिखा है, एनी अदर रीजन, यानी कि कोई और रीजन है, कोई और कारण है, तो उसको भी यहां पर क्या कर दीजिए, आप मेंशन कर दीजिए। तो इसीलिए ये चॉइस दी गई है ताकि वो इसको जस्टिफाई कर दे। तो क्या कहता है, वेयर द रेस्पोंडेंट कैन राइट अ रिस्पॉन्स व्हिच वाज नॉट एंटिसिपेटेड बाय द रिसर्चर, मोreover, राइट, another limitation of the multiple choice question is that they tend to restrict the answers by providing alternatives without which the respondent may have answered differently, right। तो यहां पर एक अल्टरनेटिव दिक्कत क्या है यहां पर कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो हम एग्जामिनर को या फिर हम उस पर्सन को जिसके थ्रू ये क्वेश्चंस रख रहे हैं, उनके सामने क्या होगा बेटा, लिमिटेड ही ऑप्शंस रहेंगे आंसर करने के। और जब लिमिटेड ऑप्शंस उसके पास आंसर करने के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उसका आंसर जो है वो उन्हीं 4 ऑप्शन के अंदर क्या हो जाएगा, सीमित रह जाएगा। उन्हीं 4 ऑप्शन के अंदर आंसर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो मोर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज की बात करता है, लेकिन दे आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट एंड हार्ड टू स्कोर सिंस दे आर अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द रिस्पॉन्सेज, राइट। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर ओपन एंडेड होगा तो ओपन एंडेड के अंदर वेरिएशंस जो है वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है, और जब वेरिएशंस देखने के लिए मिलेगी तो जो आंसर है वो आंसर क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, आंसर में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर, व्हाट इज योर व्यू अबाउट अ ग्लोबलाइजेशन, आपका क्या व्यू है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन, अगर मैं हर एक पर्सन के पास ये क्वेश्चन देता हूं तो उसका आंसर जो है वो क्या आने वाला है, डिफरेंट आने वाला है। और जब उसका आंसर जो है डिफरेंट आएगा तो वो जाहिर सी बात है उसको इंटरप्रिटेट भी डिफरेंट तरीके से ही क्या करने वाला है, और इसकी वजह से जो आंसर है वो सबका अलग अलग हो सकता है। तो इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी क्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, ये बात यहां पर बोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलते हैं कि हम डाटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा, डाटा को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। हियर यू इवन कम अक्रॉस अ टेलीविजन शो इन विच रिपोर्ट्स, राइट, इन विच रिपोर्टर्स आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द चिल्ड्रंस, है ना। आपने कई बार ऐसे शोज देखे होंगे जहां पर रिपोर्टर जो है वो क्वेश्चंस पूछता है, किससे, बच्चों से, हाउसवाइफ से और जनरल पब्लिक से, रिगार्डिंग देयर एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस और अ ब्रांड ऑफ अ शॉप और अ पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द पर्पस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज टू डू अ सर्वे फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा को कलेक्ट किया जा सके, इसीलिए सर्वे कर रहा है वो। देयर आर 3 बेसिक वेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा। अब यहाँ पर 3 तरीके से डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। पहला पर्सनल इंटरव्यू लेकर, दूसरा है मेलिंग करके, यानी कि मेल करके भी आप पर्सनली क्या कर सकते हैं, जिससे डाटा चाहते हैं उसको मेल कर दो और वो क्या करेगा, उस मेल का आंसर आप लोग को करने की कोशिश करेगा। तीसरा वो टेलीफोनिक इंटरव्यू भी आप लोग पर्सनली उसके साथ क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हो, ताकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। नाउ पर्सनल इंटरव्यू का मतलब क्या है, देखो भैया यहां पर पर्सनल इंटरव्यू का मतलब क्या है कि यहां पर ये पर्सन है, मान लो ये क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, और ये पर्सन जो है ये क्या कर रहा है, अपनी बातों को इनको बता रहा है, और ये इसको क्या कर रहे हैं,
नोट डाउन कर रही हैं, राइट। तो पर्सनल इंटरव्यू, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द रिसर्चर हैज एक्सेस टू ऑल द मेंबर्स, राइट। ये तभी पॉसिबल है जब रिसर्चर के पास सब मेंबर के पास जाने की अनुमति है और वो इजीली उनके पास क्या कर सकते हैं, जा सकती है या जा सकते हैं, ताकि वो चीजों को समझ सके। द रिसर्चर और इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू। यहां पर क्या होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। देखो दोनों आपस में कैसे बात कर रहे हैं, फेस टू फेस चीजों को यहां पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर फेस टू फेस डिस्कशन जो है वो देखने के लिए क्या है, मिलने वाला है, राइट। विद द रेस्पोंडेंट, पर्सनल इंटरव्यूज आर परफॉर्म्ड ड्यू टू वेरियस रीजन। पर्सनल इंटरव्यू जो है वो बहुत सारे कारणों की वजह से परफॉर्म हो सकते हैं। पर्सनल कॉन्टैक्ट इज मेड बिटवीन द रेस्पोंडेंट एंड द इंटरव्यूअर। दोनों के बीच में कैसा कॉन्टैक्ट होगा, पर्सनल कॉन्टैक्ट होगा। द इंटरव्यूअर हैज द ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द स्टडी, और जो इंटरव्यूअर है उसको सारी की सारी चीजें जो है वो समझाने का मौका मिलेगा और उसको समझाया जाएगा कि जनरली ये चीजें क्यों की जा रही है। एंड आंसरिंग द क्वेरीज ऑफ द रेस्पोंडेंट, the interviewers can request the respondent to expand on answers that are particularly important, right। तो जो पर्सन आंसर कर रहा है क्वेश्चन का, उनको बोला जा सकता है कि जहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वहां पर आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में चीजों को क्या करो, एक्सप्लेन करो। मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिस अंडरस्टैंडिंग कैन बी अवॉइडेड। तो यहां पर मिस इंटरप्रिटेशन या फिर मिस अंडरस्टैंडिंग को क्या किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, राइट। उसको छोड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है उससे, राइट। यहां पर क्या बोलता है, वॉचिंग द रिएक्शंस ऑफ द रेस्पोंडेंट कैन प्रोवाइड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। इसकी वजह से जो है आप लोग को और ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन मिल सकती है जब आप, क्योंकि फेस टू फेस इंटरव्यू कर रहे हैं तो जिस तरह का रिएक्शन यहां पर रेस्पोंडेंट का रहने वाला है उससे आपको समझ में आएगा कि वो कितने बेहतर तरीके से चीजों को आप लोगों से बताना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है, कितने ओपनली वो चीजों को आप लोगों के साथ दिखाना चाहता है। पर्सनल इंटरव्यू हैज सम डिमेरिट टू, ये एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके लिए आपको ट्रेंड इंटरव्यूअर की जरूरत पड़ेगी जो बढ़िया तरीके से इंटरव्यू को ले सके, यानी कि एक पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसके पास वो स्किल्स हो कि प्रॉपर तरीके से इंटरव्यूज को कंडक्ट करवा सके। ज्यादा टाइम लगता है कंप्लीट करने के लिए, राइट। प्रेजेंस ऑफ द रिसर्चर में भी इनहिबिट रिस्पोंडेंट फ्रॉम सेइंग व्हाट दे रियली थिंक, राइट। क्योंकि वहां पर रिसर्चर है, राइट, वो पर्सन वहां पर है जो इंटरव्यू ले रहा है, तो हो सकता है कि राइट जो सही तरीके से ओपनली वो बोलना चाहता है वो ओपन तरीके से उसका आंसर नहीं कर पाए, यानी कि खुलकर आंसर नहीं कर पाए, वैसी संभावना यहां पर देखी जा सकती है, राइट। व्हेन द डाटा इन अ सर्वे आर कलेक्टेड बाय मेल, अगर मेल के थ्रू डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है तो द क्वेश्चनर इज सेंड टू ईच इंडिविजुअल बाय मेल। हर एक पर्सन को कैसे भेजा जाता है, मेल के ऊपर जो है वो क्वेश्चनर भेजा जाता है और उसको बोला जाता है कि मेल के ऊपर जो क्वेश्चनर है उसका क्या कर दीजिए, आप आंसर कर दीजिए, राइट। विद अ रिक्वेस्ट टू कंप्लीट एंड रिटर्न इट बाय गिविंग अ डाटा, राइट। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको रिक्वेस्ट किया जाता है कि सर आप इस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर क्या कर दीजिए, प्रेजेंट कर दीजिए और बता दीजिए, और आप इसको मेल कर हमें बता दीजिएगा। एडवांटेज क्या है, ये मेथड का क्या है, एक लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको सिर्फ मेल करनी है, लेकिन यहाँ पर रिसर्चर के पास क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए लोगों का, राइट। यानी कि जो लोग रिमोट एरियाज के अंदर भी रह रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बायसनेस हो जाएगी, राइट। इसीलिए क्या जरूरी है कि सर जो डाटा है वो प्रॉपर तरीके से भेजा जाए और हर किसी की इंफॉर्मेशन जो है वो किसके पास हो, रिसर्चर के पास हो, तभी ये मेथड जो वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। हु माइट बी डिफिकल्ट टू रीच इन पर्सन और बाय टेलीफोन, जो कि टेलीफोन के ऊपर पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इट डज नॉट अलाउ इन्फ्लुएंसिंग ऑफ रेस्पोंडेंट बाय द इंटरव्यूअर्स, राइट। इट ऑल्सो परमिट द रेस्पोंडेंट टू टेक सफिशिएंट टाइम टू गिव थॉटफुल आंसर टू द क्वेश्चन। तो थॉटफुल, तो इसके यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा ठीक ठाक टाइम जो है एक रेस्पोंडेंट को मिल जाता है कि वो क्वेश्चन के आंसर क्या कर सके, बहुत अच्छी तरह से कर सके। क्योंकि सर जब मेल भेजा जाएगा तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस क्वेश्चन का आंसर कब करना चाहता है या फिर कब करता है, राइट। नेक्स्ट, these days online surveys or surveys through short messaging services यानी कि SMS are popular. Do you know how an online survey is conducted? क्या आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन सर्वे जो वो किस तरह से कंडक्ट करवाया जाता है? नहीं जानते, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। The disadvantages of mail surveys are that there is less opportunity to provide assistance in clarifying instructions, so there is possibility of misunderstanding the questions. हो सकता है कि क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड जो है वो किया जा सके, किसके द्वारा, जो रेस्पोनेंट है उसके द्वारा, राइट। तो मेलिंग इज ऑल्सो लाइकली टू प्रोड्यूस हाउ रिस्पॉन्स रेट ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स सच एज रिटर्निंग द क्वेश्चनर्स without completing it, not returning the questionnaires at all, और questionnaires in the mail itself। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास भी मेल आती होगी, तो आपके पास अगर मेल आती है तो आप आंसर करने के बजाय उसे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो वैसी इग्नोरेंस जो है वो देखी जा सकती है किसके एंड पर,
रेस्पोनेंट के एंड पर ऐसी इग्नोरेंस देखी जा सकती है। टेलीफोन इंटरव्यूज, इन अ टेलीफोन इंटरव्यू द इन्वेस्टिगेटर आस्क क्वेश्चंस ओवर द टेलीफोन। कैसे क्वेश्चन पूछता है? टेलीफोन के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस पूछने वाला है। द एडवांटेज ऑफ द टेलीफोन इंटरव्यूज आर दैट दे आर चीपर देन द पर्सनल इंटरव्यूज। पर्सनल इंटरव्यू से आसान है। टेलीफोन के थ्रू क्या कर रहे हैं, आपने फोन कर दिया रेस्पोनेंट से और उससे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप आंसर कर दीजिए इन क्वेश्चंस के, राइट। एंड कैन कंडक्ट इन अ शॉर्टर टाइम, दे अलाउ द रिसर्चर टू असिस्ट द रिस्पोनेंट बाय क्लैरिफाइंग द क्वेश्चंस। टेलीफोनिक इंटरव्यू इज बेटर इन केस वेयर द रिस्पोनेंट आर रिलेवेंट टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस इन पर्सनल इंटरव्यू, राइट। यानी कि अगर कभी जो रिस्पोनेंट है वो कुछ चीजों के ऊपर, कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करना चाहता है, तो उस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, उनके थ्रू डायरेक्टली कॉल पर बात कर लीजिए, तो हो सकता है वो आपसे डायरेक्टली खुलकर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पर बात कर ले, राइट। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज टू असेस टू पर्सन और एज मैनी पीपल्स में नॉट बी अलाउड और मे नॉट ऑन टेलीफोन। कईयों के पास टेलीफोन नहीं होता है और कई बात नहीं करना चाहते हैं उतनी टेलीफोन के ऊपर, राइट। उसके बाद पायलट सर्विस की अगर बात की जाए तो पायलट सर्वे का मतलब क्या होता है, जैसे क्वेश्चनर आपका रेडी हो जाता है तो ये एडवाइसेबल है कि आप क्या करेंगे, ट्राई आउट करेंगे एक स्मॉल ग्रुप ऑफ लोगों के ऊपर। यानी कि पायलट सर्वे का मतलब होता है एक किस्म से प्री टेस्टिंग, यानी कि आपने जो सैंपल बनाया, राइट, आपने जो सर्वे बनाया, आपने जो क्वेश्चनर बनाया, उस क्वेश्चनर को, राइट, कुछ छोटे लोगों तक पहले जाकर देखना कि भाई लोग इसके अकॉर्डिंग आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये है। तो कहता है वंस द क्वेश्चनर इज रेडी इट इज एडवाइजेबल टू कंडक्ट अ ट्राई आउट विद अ स्मॉल ग्रुप व्हिच इज नोन एज पायलट सर्वे और प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनर्स। द पायलट सर्वेस हेल्प इन, पायलट सर्वे जनरली हेल्प करता है किसके अंदर, प्रोवाइड करने में एक प्रिलिमिनरी आइडिया किससे रिलेटेड, एक सर्वे से रिलेटेड, कि सर जो मैं सर्वे लेने वाला हूं वो कितना ज्यादा कारीगर होने वाला है, कितना ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, उसके ऊपर मदद करता है। इट हेल्प्स इन प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनर सो एज टू नो द शॉर्टकमिंग्स एंड ड्रॉबैक ऑफ द क्वेश्चंस। पायलट सर्वेस आल्सो हेल्प इन असेसिंग द suitability of the question, clarity of the instructions, performance of the enumerators and the cost and the times involved in the actual survey। यानी कि इस सारी की सारी चीजों को ये बचा लेगा, क्योंकि जब मैं कुछ पॉपुलेशन के ऊपर उसको टेस्ट कर लूंगा तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि जो पॉपुलेशन है वो मेरे साथ वो कितना रेडी है कोऑपरेट करने के लिए। अगर वो कोऑपरेट करने के लिए रेडी है तभी इस चीज का बेनिफिट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। आ रही बात समझ में? यस। सो यू हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन हु लिव्स इन अ रिमोट एरिया और अ विलेज ऑफ इंडिया, राइट, विच मोड ऑफ डाटा कलेक्शन विल बी अप्रोप्रिएट एंड व्हाई डिस्कस। ये एक्टिविटीज है, इसके आंसर्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका राइट आंसर जो है आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, है ना। तो आपको क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है लोगों से जो कहाँ रहते हैं, रिमोट एरिया के अंदर रहते हैं, तो कैसे डाटा कलेक्ट होगा। दूसरा, यू हैव टू इंटरव्यू द पेरेंट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन अ स्कूल, कि एक स्कूल के अंदर कैसी क्वालिटी टीचिंग दी जा रही है उसके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना है उससे रिलेटेड। इफ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज प्रेजेंट देयर देन व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैन अराइज। अगर आपको स्कूल के बारे में जानना है कि एक स्कूल किस तरह से एजुकेशन दे रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है अगर प्रिंसिपल के सामने ये चीजें पूछोगे तो बच्चे जानबूझकर इसका आंसर जो है अलग तरीके से करने वाले हैं। ये बात यहां पर बोली गई है। अब एडवांटेजेस की बात करूं और डिसएडवांटेजेस की बात करूं। अगर पर्सनल इंटरव्यू के एडवांटेजेस की बात करता हूं, मेल्ड इंटरव्यू की बात करता हूं, टेलीफोनिक इंटरव्यू की बात करता हूं, ये कैसे हैं, ये प्राइमरी सोर्स है, राइट। तो अगर यहां पर बात की जाए तो क्या फायदा है, एडवांटेज की बात किया है तो हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सारे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए ज्यादा बेटर है, क्लैरिफिकेशंस हो सकती है एम्बिगुअस क्वेश्चंस की, राइट। मोस्ट एक्सपेंसिव है, रेस्पोनेंट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसके अंदर। मेल्ड इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो लेस एक्सपेंसिव है। ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरियाज, है ना। तो आप लोगों को पता चल गया कि अगर रिमोट एरियाज तक अगर आप लोगों ने पहुंचना है तो क्या कर दो, मेल कर दो। रेस्पोनेंट के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, राइट, एनोनिमस होता है रेस्पोनेंट। बेस्ट फॉर द सेंसिटिव क्वेश्चन, सेंसिटिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। कैन नॉट यूज बाय द इलिटरेट्स के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता है। लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम इसके अंदर देखा जा सकता है, कई बार मेल आ जाती है, इग्नोर कर दिया जाए रेस्पोनेंट के द्वारा। डज नॉट अलाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द अनएम्बिगुअस क्वेश्चंस, जो अनएम्बिगुअस क्वेश्चंस है उसका रिस्पॉन्ड ना मिले। रिएक्शन जो है उसको नहीं देखा जा सकता कि उसका रिएक्शन क्या था। टेलीफोनिक इंटरव्यू की बात की जाए तो रिलेटिवली जो है कॉस्ट बहुत कम है, लेस इन्फ्लुएंस करता है किसको, रेस्पोनेंट को, और हाई रिस्पॉन्स रेट इसका रहता है। इसका लिमिटेड यूज है, रिएक्शन जो है उसको देखा जा सकता है और पॉसिबिलिटी है इन्फ्लुएंस करने की बिहेवियर ऑफ द रेस्पोनेंट को, राइट। क्लियर है इतनी बात? चलिए, सेंसस एंड सैंपल सर्वे।
सेंसस को कंप्लीट इनुमरेशन भी बोला जाता है, और सर्वे का बेसिकली मतलब क्या होता है और सैंपल का बेसिक मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। सर्वे के अंदर हम जनरली क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को क्या करते हैं यहाँ पर कंसिडर करते हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट को पॉपुलेशन के कंसिडर किया जाता है, और हर एक एलिमेंट को पॉपुलेशन के क्या बोला जाता है, सेंसस बोला जाता है। और इट इज बेसिकली द मेथड ऑफ कंप्लीट इनुमरेशन, इसको कंप्लीट एनुमरेशन भी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं। और अगर मैं सर्टेन एजेंसीज are interested in studying the total population in India, they have to obtain the information from all the household in the rural and urban area। यानी कि अगर बात की जाएगी सेंसस की, तो सेंसस के अंदर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को क्या है, कंसिडर करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि सारी की सारी पॉपुलेशन को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं किसके अंदर, सेंसस के अंदर। वहीं पर अगर मैं सैंपल की बात करता हूँ, तो सैंपल के अंदर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर ना करके कुछ पार्ट के बेसिस पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर भी वो चीजें कहीं ना कहीं सूट करती होंगी। तो यहाँ पर क्या कहता है सर, यहां पर बोला जाता है कि इट इज कैरिड आउट एट एवरी 10 ईयर। सेंसस की अगर बात की जाए तो हम लोग 10 साल के अंदर क्या सेंसस जनरली लेकर आते हैं, और सेंसस के अंदर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करने की बात की जाती है, या फिर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अ हाउस टू हाउस इंक्वायरी इज कैरिड आउट, यानी कि घर पर जाकर हर एक घर के मेंबर्स के बारे में इंक्वायरी लेकर आई जाती है। कवरिंग ऑल द हाउस होल्ड इन इंडिया, सारे के सारे हाउस होल्ड्स को यहाँ पर कवर करने की बात की जाती है। डेमोग्राफिक डाटा ऑन बर्थ एंड डेथ रेट, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन एटसेट्रा, इन सबको कंसिडर किया जाता है, यानी कि कितने लोगों ने बर्थ लिया, कितने लोगों की डेथ हुई, ताकि पूरी की पूरी जनसंख्या के बारे में जाना जा सके। तो सेंसस की अगर मैं बात करता हूं, तो सेंसस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट इनुमरेशन बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं, और उसको कलेक्ट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है और रजिस्टर किया जाता है कहां पर, जर्नल ऑफ इंडिया के अंदर। जो सबसे लास्ट जो अभी हाल ही में सेंसस करवाया गया है, वो कब करवाया गया था, 2011 के अंदर जो है सेंसस जो है देखा गया था, राइट। और जनरली आप लोग देख पा रहे हैं कि सेंसस के अंदर किस तरह से एक पर्सन जाता है और हर एक पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। और यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस इमेज के अंदर क्या लिखा गया है कि आई एम फ्रॉम सेंसस डिपार्टमेंट, कैन आई टेक 15 मिनट ऑफ योर्स, राइट, प्रीशियस टाइम, क्या मैं आपके 15 मिनट ले सकता हूं, क्योंकि आपके बारे में मुझे क्या करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि जब मैं सेंसस की बात करता हूं, तो सेंसस के अंदर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हमारे द्वारा क्या किया जाता है, कंसिडर करने की कोशिश की जाती है। पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हम लोग यहां पर क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 121.09 करोड़, यानी कि 121.09 करोड़ जो हमारी आबादी थी, किसके अकॉर्डिंग, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, विच वाज 102.87 करोड़ इन 2001, यानी कि हर 10 साल के बाद सेंसस लेकर आया जाता है। तो 2001 के अंदर जो पास्ट सेंसस हुआ था, उस टाइम पर हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 102.87 करोड़ की थी, लेकिन 2011 के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है वो 121.09 करोड़ की देखेगी। इसका मतलब कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या देखा गया है, ग्रोथ देखा गया है। और ये फैक्ट जो है, ये डाटा जो है, ये डाटा कैसा है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं चीजों को बहुत बेहतर तरीके से क्या कर देगा, जस्टिफाई कर देगा। सेंसस 1901 इंडिकेटेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वाज ओनली 23.83 करोड़, यानी कि जब 1901 के अंदर सेंसस आया था तो वहां पर यह पता चला था कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो 23.83 करोड़ थी। सिंस देन इन अ पीरियड ऑफ 110 ईयर्स, यानी कि 110 साल, 1901 से लेकर 2011 तक हमारे टोटल 110 साल होते हैं, जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो 97 करोड़ से क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो कितना ज्यादा इंक्रीमेंट जो है वो देखा गया, और ये जो इंक्रीमेंट है इसको पूरी डिटेल में बताया गया किसके थ्रू, सेंसस के द्वारा, right? The average annual growth rate of population, which was 2.2% per year in the decade 1971-78, came down to 1.97% in 1991-2001 and 1.64% during 2001 to 2011। यानी कि हर साल अगर मैं पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट की बात करता हूं, तो पहले हमारी पॉपुलेशन का जो इंक्रीमेंट था वो 2.2% से कम होकर अब वो 1.64% जो है वो रह गया है 2001 से 11 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। लेकिन अगर आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे और आप लोग एक चीज समझ पा रहे होंगे कि इन डाटा की मदद से, यानी कि इंफॉर्मेशन के फैक्ट्स के बेसिस पर, नंबर्स के बेसिस पर हम लोग क्या है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में क्या है, डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर पा रहे हैं और जान पा रहे हैं। अगर पॉपुलेशन और सैंपल की बात की जाए तो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन और सैंपल का बेसिक मतलब होता क्या है। पॉपुलेशन और द यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स मीन टोटल ऑफ
द आइटम्स अंडर स्टडी। यानी कि अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन को जनरली क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन को यूनिवर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, यूनिवर्स भी बोला जाता है। और पॉपुलेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सारी की सारी आइटम्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी कि हर एक एलिमेंट के बारे में डिटेल में स्टडी की जाती है, किसके अंदर, पॉपुलेशन के अंदर। Thus the population or the universe is a group to which the results of the study are intended to apply। यानी कि ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर या फिर यूनिवर्स के ऊपर जो है हमारी पूरी की पूरी स्टडी जो है वो की जाती है, राइट। अ पॉपुलेशन इज ऑलवेज all the individuals items who possess certain characteristics or a set of characteristics अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द सर्वे, राइट। तो सर्वे का पर्पस क्या है कि हर एक एलिमेंट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की जा सके और बहुत ज्यादा डिटेल में उनके बारे में जाना जा सके, उस पर्सपेक्टिव के लिए चीजें देखी जाती है। द फर्स्ट टास्क इज सिलेक्टिंग ए सैंपल इज टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन। तो सबसे पहले अगर मुझे सैंपल्स को अगर कलेक्ट करना है, यानी कि सैंपल्स लेना है, और सैंपल्स के अंदर क्या होता है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर ना स्टडी करके हम कुछ पार्ट के ऊपर क्या करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और उस पार्ट के बेसिस पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपनी आइडियाज या फिर अपनी जजमेंट जो है वो बता देते हैं। वंस द पॉपुलेशन इज आइडेंटिफाइड द रिसर्चर सिलेक्ट अ मेथड ऑफ स्टडिंग इट, कि कैसे हम लोग जो है जनरली पढ़ने वाले हैं उस पॉपुलेशन के बारे में, किस मेथड का यूज करने वाले हैं। इफ द रिसर्चर फाइंड दैट सर्वे ऑफ द होल पॉपुलेशन इज नॉट पॉसिबल, अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन का सर्वे करना पॉसिबल नहीं है, देन ही और शी डिसाइड टू सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। यानी कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में अगर डाटा कलेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है तो वो कोशिश करता है कि कुछ पार्ट के बेसिस पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में वो कहीं ना कहीं डिटेल में बता दे। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके द्वारा सैंपल्स का यूज किया जाता है। तो क्या कहता है, अगर मैं सैंपल्स की बात करता हूं तो सैंपल्स का मतलब क्या है, अ सैंपल बेसिकली रेफर्स टू द ग्रुप और सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। तो सैंपल का मतलब क्या है कि यहां पर हम जनरली रेफर करते हैं किसको, सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को, यानी कि एक पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको हम लोग यहां पर सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जो एक अच्छा सैंपल होता है, जो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है, वो जनरली स्मॉलर होता है, किससे, एक पॉपुलेशन से, है ना। तो यानी कि आप लोग ऐसा समझिए कि कई बार आप लोग जब मार्केट के अंदर जाते हैं तो मार्केट में आप लोग क्या करते हैं कि कुछ पार्ट के बेसिस पर पूरे के पूरे प्रोडक्ट के बारे में आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर पार्ट अच्छा है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट भी बहुत बेहतर होगा, और उसके बेसिस पर आप लोग इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव sample is always lesser than the population and is capable of providing reasonable accurate information about the population at a much lower cost and shorter time। यानी कि जनरली अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या बोला जाता है कि जो एक छोटा सैंपल होगा वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है पॉपुलेशन के बारे में हमें दे देगा, राइट। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में डिटेल्ड तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी एक तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है, और दूसरी बात जो है इसके अंदर हमारा क्या है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो इस कॉस्ट और टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम क्या कर लें, सैंपल के ऊपर क्या कर लें, स्टडी कर लें। क्योंकि सैंपल के ऊपर जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमारी एक तो कॉस्ट भी कम लगती है, और दूसरा हमारा क्या होता है, टाइम भी रिड्यूस होता है, या फिर टाइम भी हमारा कम लगता है, राइट। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं तो क्या कहता है सपोज यू वांट टू स्टडी द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल इन अ सर्टेन रीजन, राइट। एक एरिया के अंदर मुझे एवरेज इनकम जाननी है कि लोगों की एवरेज इनकम कितनी है। तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस मेथड, अगर सेंसस मेथड की बात करूंगा तो उस एरिया के हर एक इंडिविजुअल को मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल को लेना पड़ेगा। यू वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की इनकम को लेना पड़ेगा उस रीजन की, राइट। और उसको क्या करना पड़ेगा, मैं ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा किसे, नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल से, ताकि मुझे एवरेज जो है वो मिल सके। टू गेट द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल इन द रीजन, राइट। उस एरिया के अंदर कितने लोग हैं, उनकी एवरेज इनकम क्या होने वाली है, तो उसके बेसिस पे मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर सेंसस मेथड लेता हूं तो इसके अंदर मुझे सारी की सारी पॉपुलेशन को पहले लेना पड़ेगा, उनकी इनकम को ऐड करना पड़ेगा, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ पीपल से, और जब मैं उसको डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड करके मेरी एवरेज इनकम आ जाएगी, राइट। दिस मेथड वुड रिक्वायर, इसकी वजह से क्या होगा, इस मेथड के अंदर को क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, लार्ज नंबर ऑफ इमरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। उसको एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि सर हर एक पर्सन के पास जा पाना पॉसिबल नहीं है एक पर्सन के लिए, तो बहुत सारे पर्सन्स को हायर करना पड़ेगा। और जब बहुत सारे पर्सन्स को हायर किया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, एनुमरेटर की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होने वाली है। तो इसीलिए ये जो मेथड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड होता है एज कंपेयर टू द सैंपल मेथड। अल्टरनेटिव क्या है इसका, अल्टरनेटिव है इसका सैंपल।
यू सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, आप एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को क्या करिए, सिलेक्ट करिए, जिसके अंदर क्या होगा, हम लोग फ्यू इंडिविजुअल्स को कंसिडर करने की कोशिश करेंगे, कहां से, एक रीजन से, और फिर हम लोग क्या करें, उसकी इनकम को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। जो एवरेज इनकम है सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की, उसको यूज किया जाए एस्टिमेट करने के लिए एवरेज इनकम ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द एंटायर रीजन। यानी कि दूसरा मेथड मेरे पास क्या है, यानी कि आप लोग यहां पर ये समझ पाए कि या तो मैं हर एक इंडिविजुअल की इनकम को कंप्यूट करूं और उसको डिवाइड कर दूं नंबर्स ऑफ पीपल से, तब मैं एवरेज इनकम को पालूं। तो इसके लिए क्या होगा, हमारी कॉस्ट और टाइम दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, कॉस्ट भी ज्यादा लगने वाली है और टाइम भी हमारा कहीं ना कहीं ज्यादा लगने वाला है। और दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका सिंपल है कि सर मैं क्या करता हूं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी ना करके वहां से कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स जो है वो उठा लेता हूं और उन सैंपल्स के बेसिस पर जो है पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में आइडियाज जो है, या फिर पूरी की पूरी पॉपुलेशन के एवरेज इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करता हूं, राइट। तो उस एंटायर रीजन के लिए इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आइए समझते हैं, हमारे सामने एक रिसर्च प्रॉब्लम है, हमारे सामने एक समस्या है और मुझे उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना है। क्या समस्या क्या है, टू स्टडी द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स इन चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, राइट। मणिपुर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है चूराचांदपुर, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे क्या करना है, एग्रीकल्चर लेबरर्स के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जानने की जरूरत है। यानी कि मुझे इकोनॉमिक कंडीशंस को समझना है एग्रीकल्चर लेबरर्स की चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में, मणिपुर के अंदर। तो अब एक तरीका क्या है, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूंगा तो यहां पर सारे के सारे एग्रीकल्चर लेबरर्स जो हैं चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको कंसिडर करूंगा। और अगर मैं सैंपल की बात करता हूं तो सैंपल के अंदर मैं क्या बोल रहा हूं कि 10% ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर्स इन द चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी 100% पॉपुलेशन को ना लेकर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, 10% लोगों के बेसिस पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मोस्ट ऑफ द सर्वेस आर सैंपल सर्वे, ज्यादातर जो सर्वेस किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, सैंपल सर्वे से होते हैं। और दिस आर प्रीफर्ड इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के अंदर को प्रेफर किया जाता है नंबर ऑफ रीजंस की वजह से, बहुत सारे कारण हैं। और वो कारण क्या है, अ सैंपल कैन प्रोवाइड रीजनेबली रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एट अ लोअर कॉस्ट एंड शॉर्टर टाइम, राइट। एक सैंपल जो होगा वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा, राइट, रीजनेबल, रिलायबल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, कम से कम कॉस्ट पर और कम से कम टाइम पर। एज सैंपल्स आर स्मॉलर देन पॉपुलेशन, क्योंकि सैंपल जो है वो पॉपुलेशन से कम होते हैं, तो ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जा सकती है, क्या करके, इंटेंसिव इंक्वायरी कंडक्ट करवा के। एज वी नीड अ स्मॉलर टीम ऑफ इनोमिनेटर्स, इट इज इजियर टू ट्रेन देम एंड सुपरवाइज देयर वर्क मोर इफेक्टिवली, क्योंकि यहां पर अगर सैंपल्स की बात होगी तो कम लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हमें इनोमिनेटर्स की रिक्वायरमेंट भी यहां पर क्या पड़ने वाली है, कम पड़ने वाली है। और जब उनकी रिक्वायरमेंट भी कम होगी तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बचेगी और टाइम भी बचेगी। तो अगर आप लोगों को बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में समझना है, सेंसस और सर्वे के बीच में, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि सेंसस और सैंपल के बीच में, कि सेंसस के अंदर जो है हमारा टाइम भी ज्यादा लगता है और हमारी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगती है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ सर्वे की, तो सर्वे के अंदर कॉस्ट को भी बचाया जा सकता है और टाइम को भी बचाया जा सकता है, दोनों चीजों को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज how do you do the sampling? There are two main samplings, that is random sampling and random sampling। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए तो अब सैंपल्स आप लोग जो है वो कैसे जनरली सिलेक्ट करने वाले हैं, तो यानी कि अब जो सैंपल सिलेक्ट किया जाए वो सैंपल किस तरह से होना चाहिए, सैंपल कैसे सिलेक्ट करना। क्यों सर, क्योंकि सर सैंपलिंग की वजह से कई बार दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कई बार अगर हमने गलत सैंपल्स को पिकअप कर लिया तो उस पिकअप करने की वजह से पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी वो भी कहीं ना कहीं बायस्ड होगी, राइट। तो यहां पर क्या बोलता है, जनरली अगर मैं बात करता हूं सैंपलिंग के मेथड की, तो हमारे पास सैंपलिंग के दो मेथड होते हैं, एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी मेथड होता है, राइट, और एक हमारे पास क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड होता है। ये दो मेथड्स जो है वो हमारे पास देखने के लिए हमें मिलने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं क्लास 11th के अंदर, तो क्लास 11th के अंदर आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में इसे नहीं पढ़ेंगे। जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, यानी कि कॉलेज लेवल पर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाएंगे, तो वहां पर आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाएगी तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हर एक एलिमेंट के आने की संभावनाएं जो होंगी वो कहीं ना कहीं बराबर होंगी। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, ये थोड़ी सी जजमेंटल बेस्ड सैंपलिंग होती है, जहां पर रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल्स को क्या करता है, सिलेक्ट करने की कोशिश करता है। क्लास 11th के अंदर आपको क्या बोला गया कि जनरली आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो मेथड्स है सैंपलिंग के, एक रैंडम सैंपलिंग है और एक नॉन रैंडम सैंपलिंग है, राइट। अब रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग को बहुत ज्यादा डिटेल में समझने के लिए
सबसे पहले समझेंगे इसे भी, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग को करने चाहिए और कुछ एक्टिविटीज आप लोग के लिए यहाँ पर है। और वो एक्टिविटी क्या है, इन विच ईयर विल द नेक्स्ट सेंसस बी हेल्ड इन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के अंदर जो सेंसस है, अगला जो सेंसस है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा। इफ यू हैव to study the opinion of the student about the new economic textbooks of class 12th, what will be your population and sample। यानी कि अगर आप लोगों को लोगों के ओपिनियन के बारे में जानना है, जो नई क्लास 11th की टेक्स्ट बुक है, तो उसके लिए आपके पॉपुलेशन क्या रहेगी और उसके सैंपल्स क्या होने वाले हैं। इफ अ रिसर्चर वांट टू एस्टिमेट द एवरेज यील्ड ऑफ व्हीट इन पंजाब, अगर एक रिसर्चर जो है वो एवरेज यील्ड ऑफ व्हीट के बारे में जानना चाहता है पंजाब के अंदर, तो व्हाट विल बी हिज एंटायर पॉपुलेशन एंड सैंपल, उसकी क्या पॉपुलेशन और सैंपल जो है उस केस के अंदर रहने वाली है, उससे रिलेटेड बात यहां पर की जा रही है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कहता है द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विल मेक देयर डिस्टिंक्शन क्लियर, यानी कि ये अगर मैं डिस्क्रिप्शन करूंगा उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानूंगा तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मैं ये क्लियर कर लूंगा कि इन दोनों मेथड्स के अंदर क्या डिफरेंस जनरली देखने को मिलता है। अगर मैं रैंडम सैम्पलिंग की बात करता हूं, एज द नेम सजेस्ट, रैंडम सैम्पलिंग इज वन वेयर द इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन सैंपल आर सिलेक्टेड एट रैंडम। यानी कि जनरली हम सैंपल से जो इंडिविजुअल्स को कलेक्ट करने वाले हैं वो कैसे कलेक्ट करने वाले हैं, रैंडमली कलेक्ट करने वाले हैं। द गवर्नमेंट वांट टू डिटरमाइन द इंपैक्ट ऑफ द राइज इन द पेट्रोल प्राइस ऑन द हाउस होल्ड बजट ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेलिटी। यानी कि अगर गवर्नमेंट को ये समझना है कि सर जो इंक्रीज हो रहा है क्या प्राइस पेट्रोल का, उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है हाउस होल्ड बजट के ऊपर। यानी कि अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोगों के ऊपर बेसिकली जो प्राइसेस का इंक्रीज होगा किसके अंदर, पेट्रोल के, तो उसका इंपैक्ट लोगों के ऊपर क्या देखने को मिलने वाला है उसके बारे में बात करता है। फॉर दिस a representative or random sampling of 30 household has to be taken and studied। तो हमने क्या करा, 30 घरों से सैंपल्स को लिया और उन सैंपल्स को हम लोगों ने क्या करा, समझने की कोशिश करी और उसके बेसिस पर जानने की कोशिश करी कि इसका इंपैक्ट क्या देखा जा सकता है। द नेम्स ऑफ ऑल 300 हाउसहोल्ड्स ऑफ दैट एरियाज आर रिटन ऑन पेपर एंड मिक्स्ड देन 30 नेम्स आर टेकन एंड फ्रॉम डेट इंटरव्यूड्स एंड आर सिलेक्टेड बाय वन, है ना। तो हमने क्या किया कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, राइट, हमने माना कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन कितनी है, वो 300 घर है और 300 घर में से हमने क्या करा, उन घर के नाम को एक पेपर के अंदर मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो है एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और बॉक्स में डालने के बाद क्या किया, वहां से 30 घरों को निकाला और 30 घरों को निकालने के बाद जो है उनको 1 by 1 सिलेक्ट करके समझने की कोशिश करी कि उनका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, राइट। तो ये कुछ इस तरह से है। देखिए, इन रैंडम सैम्पलिंग एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। हर एक इंडिविजुअल के बराबर संभावनाएं होंगी कि वो जो है वो सैंपल का पार्ट बनेगा। इन द अबव एग्जांपल ऑल 300 सैम्पलिंग यूनिट आल्सो कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम ऑफ द पॉपुलेशन गॉट एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन, यानी कि हर एक की इक्वल संभावनाएं हैं कि वो इसका क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। एग्जांपल के तौर पर यहां पर देखिए, ये सारे के सारे घर हैं, ये 300 घर हैं। अब इस 300 घर में से मुझे क्या करना है, 20 घरों को सिलेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, अ पॉपुलेशन ऑफ 20 कच्चा एंड 20 पक्का हाउसेस वर टेकन, यानी कि 20 पॉपुलेशन जो है वो मैंने उठाई कच्चा हाउसेस से और 20 पॉपुलेशन मैंने उठाई पक्का हाउसेस। ये जो आपको दिख रहे हैं ये कच्चा हाउसेस है और ये पक्का हाउसेस है ना। तो 20 पॉपुलेशन यहां से उठाई और 10 यहां से उठाई और यहां पर क्या किया, ये जो कच्चे घर हैं, राइट, यहां से क्या करेगा, ये सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा और ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग है, यहां पर नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग का यूज होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द सैंपल ऑफ 30 यूनिट एंड हैज द सैंपल सच ड्रॉन इज अ रैंडम सैंपल। तो हम जो 300 घरों में से, राइट, जो 300 घर को जो बॉक्स के अंदर डाला, नाम डाले घरों के, और उसमें से 30 सैंपल्स को सिलेक्ट करा, वो 30 सैंपल जो है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने वाले हैं पूरे के पूरे घरों को, राइट। इसलिए क्या बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉटरी मेथड। इसलिए रैंडम सैंपलिंग मेथड का दूसरा नाम क्या है, लॉटरी मेथड है। याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं रैंडम सैंपलिंग मेथड की, किसकी बात करते हैं, रैंडम सैंपलिंग मेथड की बात करते हैं, तो रैंडम सैंपलिंग मेथड को क्या बोला जाता है, लॉटरी मेथड भी बोला जाता है। और लॉटरी मेथड इसे क्यों बोला जाता है, इट इज कॉल्ड लॉटरी मेथड क्योंकि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट, किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, राइट। नाउ डेज कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर यूज टू सिलेक्ट रैंडम सैंपल्स। अब जनरली क्या है, क्योंकि अब हम आईटी इनेबल्ड सिचुएशंस के अंदर रहते हैं या फिर आईटी इनेबल्ड हम बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो अब हम लोग जो है सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज करते हैं, राइट। उनके बेसिस पर सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है।
आगे बात करते हैं एग्जिट पोल्स की कि एग्जिट पोल्स क्या होता है। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन एन इलेक्शन टेक प्लेस, जब भी इलेक्शंस आप लोगों के द्वारा देखे जाते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं, द टेलीविजन नेटवर्क प्रोवाइड्स डिटेल कवरेज, राइट। इलेक्शन कवरेज जो है, डिटेल्ड इलेक्शन कवरेज जो है वो उनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। आप लोग देखते हैं कि पहले से ही अनुमान आना शुरू हो जाते हैं कि सर कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, और वो कैसे पॉसिबल हो पाता है। कहता है दे ऑल्सो ट्राई टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट, वो भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है रिजल्ट को। दिस इज डन थ्रू एग्जिट पोल। इसको कैसे किया जाता है? एग्जिट पोल्स के थ्रू किया जाता है, वेयर इन a random sample of voters who exit the polling booth are asked whom they vote for, right। जनरली क्या किया जाता है, ये कैसे किया जाता है? एग्जिट पोल का मतलब क्या है कि सर जब लोग वोट करके जाते हैं तो वोट करने के बाद कुछ रैंडम वोटर्स को उठाया जाता है और रैंडम वोटर्स को बोला जाता है कि सर आप बताइए कि आपने इस बार किसको वोट दिया है, किसको वोट दिया है और क्यों वोट दिया है, उसके बारे में बताइए, राइट। फ्रॉम द डाटा ऑफ द सैंपल ऑफ द वोटर्स द प्रेडिक्शन इज मेड, और उसके बेसिस पर हम लोग क्या प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट एग्जिट पोल्स डू नॉट ऑलवेज प्रेडिक्ट करेक्टली, व्हाई, राइट। कई बार आपने देखा है जो एग्जिट पोल में जो रुझान आते हैं या फिर एग्जिट पोल के अंदर जो चीजें आती हैं वो कई बार चीजें बहुत ज्यादा सही नहीं होती है और कई बार वो चीजें फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो पर्सन जो वोट करके आए हैं वो सही तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें कि वो किसको वोटिंग करके आए हैं और किसको वोटिंग नहीं करके आए हैं, राइट। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है, आप लोगों के सामने इसके आगे एक एक्टिविटी है जो आप लोगों को करनी है और बहुत ज्यादा अच्छी तरह से करनी है ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सके। क्या कहता है, यू हैव टू एनालाइज द ट्रेंड ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। आपको क्या करना है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के ट्रेंड को बहुत अच्छी तरह से समझना है, लास्ट 50 ईयर्स में इंडिया में कैसे हुआ। एज इट इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट डाटा फॉर ऑल द ईयर्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मुश्किल है डाटा को कलेक्ट करना सारे सालों के लिए। यू आर आस्क्ड टू सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10 ईयर्स। आपको बोला गया है कि आप 10 साल के प्रोडक्शन को क्या करिए, कलेक्ट करिए, 10 साल से रिलेटेड प्रोडक्शन से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करिए और उसके बेसिस पर आप इसको अनुमानित करिए। तो क्या कहता है, यूजिंग द रैंडम नंबर टेबल्स हाउ विल यू सिलेक्ट योर सैंपल ईयर्स, कैसे आप सैंपल ईयर्स को क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट यहां पर करने वाले हैं, वो बात की जाती है, राइट। आई होप आप लोगों को रैंडम सैम्पलिंग बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग की कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या बोलता है, राइट। नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड के अंदर कोई फिक्स प्रोबेबिलिटी नहीं है सिलेक्ट करने की। यहां पर अपने आप रिसर्चर के द्वारा किसी भी एलिमेंट को क्या कर दिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। देयर मे बी ए सिचुएशन दैट यू हैव टू सिलेक्ट 10 आउट ऑफ 100 हाउस होल्ड, है ना। तो आपको क्या करना है कि 100 में से 10 घरों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है एक लोकेलिटी के अंदर। यू हैव टू डिसाइड विच हाउस होल्ड टू सिलेक्ट एंड विच टू रिजेक्ट। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस हाउस होल्ड को आपको सिलेक्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। यू मे सिलेक्ट द हाउस होल्ड कन्वीनियंटली सिचुएटेड और द हाउस होल्ड नोन टू यू और योर फ्रेंड। In this case, you are using your judgmental bias in the selecting 10 households, यानी कि आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, यानी कि रिसर्चर या फिर यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है वो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग क्या करता है, सैंपल्स को जनरली क्या करता है, सिलेक्ट करता है। This way of selecting 10 out of 100 households is not a random sampling. In a non-random sampling methods, all the unit of the population do not have an equal chance of being selected, and convenience or judgment ऑफ द इन्वेस्टिगेटर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। यानी कि जो आपका रिसर्चर है उसकी जजमेंट, उसके अनुमान जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए। यानी कि उनके द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा कि सैंपल्स को किस हिसाब से सिलेक्ट करना है वो डिसाइड करने वाला है। इसीलिए इसको बायस्ड सैंपलिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायस्ड सैंपलिंग भी इसको बोला जाता है। दे आर मेनली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, जजमेंट के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है। पर्पस के बेसिस पर, किस पर्पस के बेसिस पर वो कर रहा है, अपनी कन्वीनियंस सहूलियत के बेसिस पर। और कोटा एंड आर नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये सारे के सारे क्या है, राइट, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के क्या मेथड्स हैं, दिस ऑल आर द मेथड्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जल्दी कवर किया जाता है, राइट। अब कई बार जब आप लोग सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं तो सैंपल्स को सिलेक्ट करते टाइम पर कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग समझेंगे दैट व्हाट इज सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, और सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, राइट। कई बार सैंपल्स को जब सिलेक्ट किया जाता है तो कई बार हमसे, यानी कि एक रिसर्चर से कई बार गलती हो जाती है सैंपल्स को कलेक्ट करते टाइम पर। कुछ गलतियां जानबूझकर की जाती हैं और कुछ गलतियां हो जाती हैं, और गलतियां जानबूझकर कभी नहीं की जाती, जनरली हो जाती हैं बाय मिस्टेक, है ना। तो क्या कहता है, अ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैज टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर ऑफ रेलेवेंस हियर, राइट। जब भी पॉपुलेशन को उठाया जाए तो उसकी दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहली क्या होती है, सेंटर टेंडेंसी विच मे बी मेजर्ड बाय मीन, द मीडियन और मोड। सेंटर टेंडेंसी, राइट, की
मिडल टर्म से यानी कि एवरेज से डाटा कितना डेविएटेड है, राइट। सेकंड वहां पर होता है डिस्पर्जन विच कैन बी मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन, कि स्टैंडर्ड डेविएशन जनरली कितना देखा गया, मीन डेविएशन और रेंज, राइट। इससे हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन को देखने की कोशिश करते हैं, राइट। क्या कहता है, द पर्पस ऑफ द सैंपल इज टू गेट वन और मोर एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, राइट। जो सैंपल का जो मेन रोल है वो क्या है, दैट इज टू गेट द एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, यानी कि पॉपुलेशन के बारे में आइडियाज लेना। सैंपलिंग एरर रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एस्टिमेट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर, है ना। इसका मतलब क्या है कि सर एरर कब आती है, सैंपलिंग एरर कब जनरेट होने वाली है, जब आपका डिफरेंस देखा गया कि जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया था उसके बीच में और जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बेसिस पर एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल एवरेज इनकम एटसेट्रा। Thus the difference between the actual value of the parameters of the population and its estimate from the sample is called sampling error। तो क्या बोलता है, जो डिफरेंस है किसके बीच में, जो एक्चुअल वैल्यू है पैरामीटर की और जो आपने एस्टिमेट वैल्यू की है पैरामीटर की, उनमें कितना डिफरेंस है, यानी कि एक्चुअल में वैल्यू क्या होनी चाहिए थी और आपके द्वारा जो वैल्यू है वो क्या निकाली गई, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको सैंपलिंग एरर बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमारे अकॉर्डिंग एवरेज वैल्यू जो थी वो एवरेज वैल्यू आनी चाहिए थी कितनी, 25, और आपके द्वारा राइट आनी चाहिए थी 25 और आपके द्वारा वैल्यू ली गई 28, यानी कि आपके द्वारा 3 यूनिट जो है वो ज्यादा ले ली गई। ये क्या है, सैंपलिंग एरर है। It is possible to reduce the magnitude of the sampling error by taking large samples। तो अगर मुझे सैम्पलिंग एरर को कम करना है या फिर सैम्पलिंग एरर्स को हटाना है तो मेरे द्वारा क्या किया जा सकता है, थोड़े बड़े सैंपल्स जो है वो सिलेक्ट किए जा सकते हैं। अगर थोड़े क्वांटिटी या फिर थोड़ा नंबर जो होगा सैंपल्स का वो ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं मेरे एरर्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे सैंपल्स को सिलेक्ट करने के। आइए समझते हैं। कंसिडर अ केस ऑफ इनकम ऑफ 5 फार्मर्स ऑफ मणिपुर, राइट। मणिपुर के अंदर 5 फार्मर्स है, 5 फार्मर्स है और हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं उनके इनकम को। द वेरिएबल एक्स इनकम ऑफ द फार्मर हैज टू मेजर, राइट, मेजरमेंट ऑफ 500, 550, 600, 650 एंड 700, राइट। क्या बोलता है कि हम 5 फार्मर्स की इनकम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, राइट। और हम बोलते हैं कि सर जो इनकम है वो 5 फार्मर के बीच में कितनी है, 500, 550, 600, 650 और 700। अगर मैं इसकी एवरेज करता हूं तो एवरेज कैसे निकलेगा कि अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं, इन सबका टोटल कर देता हूं, इन सबको जोड़ देता हूं और उसको डिवाइड कर देता हूं किसी 5 से, तो मेरा एवरेज इनकम निकल कर आ जाएगी, दैट इज 600। नाउ सपोज वी सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ 2 इंडिविजुअल वेयर एक्स हैज मेजरमेंट ऑफ 500 एंड 600, द सैंपलिंग एवरेज विल बी, राइट, कितना 1100 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 550। तो यहां पर सैंपलिंग एरर क्या हुआ, यानी कि हमने 2 सैंपल जो यहां पर क्या कर दिए, गलत सिलेक्ट कर लिए। तो जो मेरा जो एवरेज निकल कर आया वो कितना हो गया, यहां पर 550 हो गया। तो ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 600 होनी चाहिए थी और हमारे द्वारा जो वैल्यू लेकर आई गई वो कितनी लेकर आई गई, 550 लेकर आई गई, है ना, राइट। तो यहां पर सैंपलिंग एरर कितना है, 600, यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस द एस्टिमेट वैल्यू, दैट इज द सैंपलिंग एरर। और सैंपलिंग एरर यहां पर कितनी है, 50 की जो है वो सैंपलिंग एरर जो है वो देखी जा रही है। नाउ नॉन सैंपलिंग एरर्स क्या होते हैं, नॉन सैंपलिंग एरर्स आर मोर सीरियस देन सैंपलिंग एरर्स, राइट, बिकॉज अ सैंपलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग अ लार्ज सैंपल। यानी कि सैंपलिंग एरर से ज्यादा खतरनाक होते हैं आपके नॉन सैंपलिंग एरर्स। क्यों, क्योंकि सैंपलिंग एरर को तो कहता है फिर भी मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। कैसे, ज्यादा सैंपल ले लो तो सैंपलिंग एरर कम हो जाएगी, राइट। लेकिन यहां पर क्या बोलता है, इट इज डिफिकल्ट टू मिनिमाइज द नॉन सैंपलिंग एरर इवन टेकिंग अ लार्ज सैंपल, इवन अ सेंसस कैन कंटेन नॉन सैंपलिंग एरर। जो आपकी सेंसस है यानी कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर भी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी क्या हो सकती है, आपकी ज्यादा एरर्स हो सकती है, देखी जा सकती है। तो सम ऑफ द नॉन सैंपलिंग एरर्स आर सैंपलिंग बायस्ड, यानी कि अगर नॉन सैंपलिंग एरर की बात की जाए तो जैसे कि सैंपलिंग बायस्ड, सैंपल जो है 22 तरीके से सिलेक्ट कर लिया गया है तो वहां पर दिक्कत होने वाली है। Sampling bias occur when the sampling plan is such that some members of the target population could not possibly be included in the sample। यानी कि कुछ पॉपुलेशन जो है हमारे द्वारा इंक्लूड नहीं की गई जिसको इंक्लूड होना था, तो सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग बायसनेस यहां पर आने वाली है। अब बात करते हैं नॉन रिस्पॉन्स एरर क्या होता है। नॉन रिस्पॉन्स अकर्स इफ एन इंटरव्यूअर इज अनएबल टू कॉन्टैक्ट अ पर्सन लिस्टेड इन द सैंपल और अ पर्सन फ्रॉम द सैंपल रिफ्यूजेस टू रिस्पॉन्ड। इन दिस केस द सैंपल ऑब्जर्वेशन मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव, राइट। तो हो क्या सकता है कि भाई अगर मुझे 10 घरों को कॉन्टैक्ट करना था, वो 10 घर में से 2% जो है वो मना कर देते हैं कि भाई मैं इसका पार्ट जो है वो नहीं बनने वाला हूं, या फिर मैं इसका पार्ट जो है नहीं बनना चाहता हूं, या फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो उस केस के अंदर नॉन रिस्पॉन्स एरर जो होगा वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि
लेकिन नॉन रिस्पॉन्स एरर के अंदर क्या है, हम जनरली जो है पर्सन के द्वारा रिस्पॉन्स जो है वो नहीं देखते हैं, राइट। एरर्स इन डाटा एक्विजिशन, राइट। कई बार हमसे दिक्कत हो जाती है क्या, डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसके एक्वायर करते टाइम पर, यानी कि एक्विजिशन ऑफ डाटा के टाइम पर भी एरर हमारे द्वारा देखी जा सकती है। जैसे कि मुझे 500 लेना था लेकिन बाय मिस्टेक मैंने क्या कर दिया, 600 ले लिया, तो उसकी वजह से भी एरर आ सकती है। दिस टाइप ऑफ एरर अराइज from recording of incorrect responses. Suppose the teacher asked the student to measure the length of the teacher's tables in the classroom. राइट, एक टीचर ने बोला कि टीचर के टेबल की जो लेंथ है उसको मेजर करके बताओ। द मेजरमेंट बाय द स्टूडेंट में बी डिफर, राइट। सब स्टूडेंट के द्वारा जो है मेजरमेंट जो है वो हो सकता है सबके द्वारा अलग अलग जो है वो जनरली कर दी गई हो। द डिफरेंस में अकर ड्यू टू डिफरेंस इन द मेजरिंग टेप, carelessness of the students, etc. Similarly, suppose we want to collect data on price of orange, right? तो अलग अलग बच्चों के द्वारा अलग अलग तरीके मेजरमेंट के किए जा सकते हैं। तो जब मेजरमेंट के तरीके अलग अलग होंगे तो एरर आने की संभावना जो होंगी वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगी, एरर आने की संभावना जो वो बढ़ जाएगी, राइट। आगे क्या कहता है, वी नो दैट प्राइसेस वेरी फ्रॉम शॉप टू शॉप एंड फ्रॉम मार्केट टू मार्केट। अगर सेम साइंस पर अगर मुझे ऑरेंजेस के प्राइस के बारे में बात करना है तो ऑरेंज जो है उनके प्राइसेस जो है शॉप टू शॉप और मार्केट टू मार्केट क्या कर सकते हैं, वेरीज कर सकते हैं। प्राइसेस ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी प्राइसेस में डिफरेंस हो सकता है। देयरफॉर वी कैन ओनली कंसिडर द एवरेज प्राइस, इसलिए हम क्या ले सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग मिस्टेक्स कैन ऑल्सो टेक प्लेस एज द इन्यूमरेटर और द रिस्पोंडेंट में कमिट एरर्स इन रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्टिंग द डाटा। फॉर एग्जांपल ही और शी में रिकॉर्ड 13 इंस्टेड ऑफ 31, राइट। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस 13 था लेकिन हमने क्या कर दिया, 13 की जगह बाय मिस्टेक क्या कर दिया, 31 प्राइस जो है वो मेंशन कर दिया, तो उसकी वजह से भी एरर जो है वो देखी जा सकती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO के बारे में, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में। तो कहता है देयर आर सम एजेंसीज बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल दैट कलेक्ट, प्रोसेस एंड टेबुलेट द स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी कि नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी हमारे द्वारा बहुत सारी एजेंसीज है जो डाटा को कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है और टेबल के फॉर्म में बताती है। सम ऑफ द एजेंसीज एट द नेशनल लेवल पर अगर बात की जाए जो सेंसस को कलेक्ट करती है इंडिया के अंदर, एक है उसके अंदर आपके क्या NSS जिसे बोला जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे, आपके ऐसा CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, आपके ऐसा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जिसको RGI बोला जाता है, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स जिसे कि DGCIS बोला जाता है, आपके ऐसे लेबर ब्यूरो है, एटसेट्रा। ये सारी की सारी एजेंसीज है जो सेंट्रल लेवल पर क्या करती है, सैंपल को कलेक्ट करने में मदद करती है या फिर सैंपल्स को क्या करती है, कलेक्ट करती है। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड द मोस्ट कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द पॉपुलेशन। जो सेंसस है वो क्या करता है, पूरे के पूरे एरिया वाइज जो है कॉन्टिन्यूअस और कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करता है। सेंसस जो है रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है हर 10 साल के अंदर, राइट। कब से, 1881 के अंदर से। इसका मतलब जो सबसे पहला सेंसस जो है वो कब लिया गया था, 1881 के अंदर लिया गया था। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि सबसे पहला जो सेंसस था वो कब कंडक्ट करवाया गया था, दैट वाज इन 1881। द फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज कंडक्टेड इन 1951, राइट। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहला सेंसस जो कंडक्ट करवाया गया था वो कब करवाया गया था, 1951 के अंदर। लेकिन सबसे पहले जो सेंसस ले लिया गया था वो 1881 के अंदर ले लिया गया था। द सेंसस ऑफिशियल बेसिकली कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन के बेसिस पर, जैसे कि साइज के बेसिस पर जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है, डेंसिटी के बेसिस पर किया जाता है, सेक्स के बेसिस पर किया जाता है, लिटरेसी के बेसिस पर किया जाता है, माइग्रेशन के बेसिस पर किया जाता है, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर किया जाता है। डिफरेंट बेसिस पर जो है वो डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। Census data is interpreted and analyzed to understand many economic and social issues in India। और census data जो वो कई बार यूज किया जाता है क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और इंटरप्रेटेट करने के लिए डिफरेंट इकोनॉमिक इश्यूज को, राइट। इंडिया के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे कि बर्थ रेट हो सकता है, डेथ रेट हो सकता है। इन सबको समझने के लिए हमारे पास क्या पूरा का पूरा डाटा कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे द्वारा डिफरेंट सोर्सेज का यूज यहाँ पर किया जा सकता है। The NSS was established by the Government of India to conduct nationwide surveys on socio-economic issues, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कंडक्ट किया गया था नेशन वाइड, ताकि डाटा को कलेक्ट किया जा सके, ताकि जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज है उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा जा सके। NSS does continuous surveys in successive rounds. The data collected by NSS are released through reports and is quarterly journal, right। क्वार्टरली जर्नल के अंदर इस डाटा को क्या किया जाता है,
बताए जाते हैं और उस जर्नल का नाम क्या है? सर्वेक्षणा। क्या कहता है? सर्वेक्षण का या फिर सर्वेक्षण। तो एनएसएस जो है प्रोवाइड करता है पीरियोडिकली, राइट, क्या एस्टिमेट ऑफ द लिटरेसी, स्कूल इनरोलमेंट कितना है, यूटिलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सर्विसेज कितने बेहतर तरीके से यूज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस कितनी है, मोबिलिटी कितनी है, मैटरनिटी कितनी है, चाइल्ड केयर कितना है, यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना है। इसी तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर जो है हम डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं या फिर जान सकते हैं। द एनएसएस 60th राउंड सर्वे जनवरी से जून 2004 के बीच में हुआ था, वॉज ऑन मॉर्बिडिटी एंड हेल्थ केयर। किसके ऊपर हुआ था? 60th राउंड ऑफ सर्वे जो है वो किसके ऊपर कंडक्ट करवाया था? जनवरी से जून, यानी कि क्वार्टरली होता है, तो यहाँ पर किसके ऊपर था? वो मॉर्बिडिटी के ऊपर था। अब आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं कि मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्बिडिटी, राइट। और हेल्थ केयर। द एनएसएस 68th राउंड जो था सर्वे का वो 2011 और 12 के बीच में हुआ था, वो कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर के ऊपर था। एनएसएस also collect detail of the industrial activities and retail price of various goods। ये किससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करती है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से रिलेटेड और रिटेल प्राइसेस से रिलेटेड। दे आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्लानिंग पर्पसेस। किसके द्वारा यूज किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या करने के लिए? प्लानिंग करने के लिए, ताकि प्लानिंग बहुत बेहतर तरीके से की जा सके, उस पर्सपेक्टिव के लिए इसको यूज किया जाता है, राइट। नाउ लेट अस ट्राई टू कंक्लूड दिस। और यानी कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम हम लोगों ने समझा कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाए, क्या सिस्टम है डाटा को कलेक्शन का। अब इसकी एक ब्रीफ समरी समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये चीज़ें हमारे माइंड में और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए कि ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट की जाती है, किसके द्वारा और कितनी की जाती है। कहता है इकोनॉमिक फैक्ट्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड डाटा। सबसे पहली बात क्या है? जो भी इकोनॉमिक फैक्ट्स जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसके फॉर्म में? नंबर्स के फॉर्म में, उसको क्या बोला जाता है? डाटा बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? द पर्पस ऑफ द डाटा कलेक्शन इज अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड एनालाइज अ प्रॉब्लम एंड कॉजेज बिहाइंड इट। जो पर्पस है डाटा को कलेक्ट करने का वो क्या क्या है? कि अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेन करना और एनालाइज करना एक समस्या को और उसके पीछे के कारणों को। प्राइमरी डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग ए सर्वे। प्राइमरी डाटा हम जनरली कहां से कंडक्ट करते हैं? सर्विस कंडक्ट करवा के। सर्वे के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं बहुत सारे स्टेप विच नीड टू बी प्लान्ड केयरफुली। देयर आर वेरियस एजेंसीज जो डाटा को कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है, टैबलेट करती है और पब्लिश करती है स्टैटिस्टिकल डाटा को। बहुत सारी एजेंसीज है जिनके द्वारा डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। ऑलरेडी हम जो जैसे पढ़ चुके हैं, एनएसएस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, राइट, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे के बारे में लोगों ने जाना। कहता है देयर आर यूज्ड एज ए सेकेंडरी डाटा, और इसको सेकेंडरी डाटा के तौर पर यूज किया जाता है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच में क्या है? डिफरेंस है। और प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? वो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा जो है वो सबसे पहला, सबसे ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन है, राइट। हाउएवर द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ डाटा एंड मोड ऑफ डाटा कलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। यानी कि कौन सा डाटा कलेक्ट करना चाहिए, कौन सा डाटा कलेक्ट किया जाता है और डाटा क्यों कलेक्ट किया जाता है, वो बेसिकली निर्भर करता है किसके ऊपर? कि आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और कितनी रिसर्च आप लोगों के द्वारा की जा रही है, या फिर आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, राइट। अब रिकैप समझ लेते हैं एक बार। यानी कि इस पूरी के पूरे जो वीडियो है इसका एक समरी है, उस समरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। और वो समरी क्या है? डाटा इज अ टूल विच हेल्प इन रीचिंग अ साउंड कंक्लूजन ऑन एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नंबर्स क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेट कर देते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में बता देते हैं। प्राइमरी डाटा जो है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। प्राइमरी डाटा फर्स्ट हैंड और प्योर इंफॉर्मेशन है। सर्वे कैन बी डन बाय पर्सनल इंटरव्यूअर्स, मेलिंग क्वेश्चनर्स एंड टेलीफोन इंटरव्यूअर्स। यानी कि अगर मैं सर्वे की बात करूं या फिर प्राइमरी डाटा की बात करूं तो पर्सनल इंटरव्यूज, मेलिंग क्वेश्चनर्स और टेलीफोन इंटरव्यूज को कंडक्ट किया जाता है। सेंसस कवर्स एवरी इंडिविजुअल यूनिट बिलोंगिंग टू द पॉपुलेशन। हर एक को कंसिडर करने की यहाँ पर कोशिश जो है सेंसस के अंदर की जाती है। सैंपल इज अ स्मॉल ग्रुप सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वुड बी सॉर्ट। सैंपल का मतलब क्या है? कि पॉपुलेशन में से कुछ को हम लोग क्या करते हैं? कंसिडर करने की कोशिश करते हैं, कुछ को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन ली जा सके। इन अ रैंडम सैम्पलिंग
रैंडम सैम्पलिंग की अगर मैंने बात करता हूं तो हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है या फिर इक्वल चांसेस है कि वो सैंपल का पार्ट बने रैंडम सैम्पलिंग के अंदर। अगर मैं सैम्पलिंग एरर की बात करता हूं तो सैम्पलिंग एरर बेसिकली क्या है, ये एक डिफरेंस है किसके बीच में, सैंपल जो एस्टिमेट है और जो वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सैम्पलिंग एरर है। नॉन सैम्पलिंग एरर की बात करता हूं तो नॉन सैम्पलिंग एरर जनरली अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ द डाटा एक्विजिशन, बाय नॉन रिस्पॉन्स और बाय गिविंग बायस इन द सिलेक्शन। राइट, नॉन सैम्पलिंग एरर क्यों आ सकते हैं, बिकॉज ऑफ द डाटा एक्विजिशन और नॉन रिस्पॉन्स ऑफ द बायस इन द सिलेक्शन। सेंसस ऑफ इंडिया, एनएसएस यानी कि नेशनल सैंपल सर्विस, टू इंपॉर्टेंट एजेंसीज है जो नेशनल लेवल पर डाटा को क्या करती है, कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है, टैबुलेट करती है, और ताकि सोशल वेलफेयर और सोशल इश्यूज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया जा सके, समझाया जा सके इस पर्सपेक्टिव से। राइट, अब आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं ये समझने के लिए कि आप लोग कितने बेहतर तरीके से इस कंटेंट को समझ पाए, कितने बेहतर तरीके से आप लोग जान पाए, उसके लिए क्या है, एक एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज क्या कहती है, कहती है सर फ्रेम एटलीस्ट 4 अप्रोप्रिएट मल्टीपल चॉइस ऑप्शन फॉर फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट, तो यानी कि आपको 4 बेटर क्या करने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने, यानी कि आप लोगों को राइट यहाँ पर क्या करना है, आपने ओपन डाटा जो क्लोज डाटा जो है वो बेसिकली बनाना है इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू बाय अ न्यू ड्रेस, यानी कि आपको ड्रेस परचेज करनी है तो क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो जैसे कि एक हो सकता है प्राइस, क्या हो सकता है, प्राइस, है ना, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका ड्रेस टाइप, कि किस टाइप के ड्रेस जो आप लोगों ने परचेज करनी है। उसी तरह से आपने जो है 4 ऑप्शंस जो है यहाँ पर बनाने हैं। हाउ ऑफन डू यू यूज कंप्यूटर्स, कितना ज्यादा कंप्यूटर्स आप यूज करते हो उसके बारे में बताओ। तीसरा, विच ऑफ द न्यूज़पेपर डू यू रीड रेगुलरली, कौन सा न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पर रेगुलरली पढ़ते हो। राइस इन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल जस्टिफाइज, क्या आप प्राइस जो इंक्रीज है पेट्रोल का उसको जस्टिफाई कर सकते हो। और व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ योर फैमिली, आपकी फैमिली की मंथली इनकम क्या है उसके बारे में आप लोगों ने 4 चीजें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेम 5 2-वे क्वेश्चंस विद यस और नो। राइट, 5 क्वेश्चन बनाइए 2 वेज, यस और नो, जैसे कि आपको पढ़ना पसंद है, यस नो। राइट, इस तरह से 5 क्वेश्चन आप लोगों ने बनाने हैं। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि दिए गए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि आपने जो अभी तक पढ़ा उसके बेसिस पर आप ये बताइए कि सर ये सारी चीजें सही है, ये गलत है। पहला क्या है, देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ डाटा, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज ऑफ डाटा के। टेलीफोन सर्वे जो है मोस्ट सुटेबल मेथड है डाटा को कलेक्ट करने का जब पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है, स्प्रेड ओवर है लार्ज एरिया तक, क्या ये सही है। डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है क्या उसे सेकेंडरी डाटा बोला जाता है या प्राइमरी डाटा। उसके बाद देयर इज अ सर्टेन बायस इन्वॉल्व इन द नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड, यानी कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर बायसनेस होने की प्रोबेबिलिटी या फिर बायस होने की संभावनाएं जो है वो ज्यादा है या हो सकती हैं, क्या ये सही है। नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग लार्ज सैंपल, यानी कि अगर मुझे नॉन सैम्पलिंग एरर्स को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स को चूज करना चाहिए। क्या ये बात सही है, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत ज्यादा डिटेल में कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डू यू फाइंड एनी प्रॉब्लम विद दीज क्वेश्चंस डिस्क्राइब्स, ये क्वेश्चंस है, क्या आप इन क्वेश्चंस के साथ कुछ प्रॉब्लम देख पा रहे हैं, क्या ये क्वेश्चंस बिल्कुल सही तरीके से मेंशन्ड है। अगर इनके साथ कुछ समस्या है तो आपको वो समस्या बतानी है। राइट, सबसे पहले क्या कहता है, हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम द क्लोजेस्ट मार्केट। राइट, सेकंड, इफ प्लास्टिक बैग्स आर ओनली 5% ऑफ योर गार्बेज शुड इट बी बैंड। अगला क्वेश्चन है, वुडंट यू बी पोस्ट टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल, तो आपको पता था कि वुड नॉट, और इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन फ्रेम नहीं करने चाहिए, आंसर करेंगे आप लोग। डू यू एग्री विद द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होना चाहिए, क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं। डू यू यूज फर्टिलाइजर्स इन योर फील्ड, और सिक्स्थ, व्हाट इज द यील्ड पर हेक्टर इन योर फील्ड। राइट, आपके फील्ड के अंदर यील्ड पर हेक्टर कितनी है उससे रिलेटेड। आगे क्या कहता है, यू वांट टू डू अ रिसर्च ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द वेजिटेबल आटा नूडल्स अमंग चिल्ड्रन, डिजाइन ए सुटेबल क्वेश्चनर्स फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। आपको पॉपुलैरिटी के बारे में जानना है कि जो आटा नूडल्स है, राइट, वो कितने ज्यादा बेहतर है, बच्चे कितना पॉपुलर, उसको कितना पसंद करते हैं। राइट, और उससे रिलेटेड क्वेश्चनर बनाना है। एक विलेज के अंदर 200 फार्म्स है, स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द क्रॉपिंग पैटर्न, आउट ऑफ द 50 फार्म्स सर्वेड 50% grew only wheat, what is the population and sample size। सेवंथ, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ सैंपल पॉपुलेशन एंड वेरिएबल, सैंपल पॉपुलेशन और वेरिएबल का क्या करिए उदाहरण दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव द बेटर रिजल्ट एंड व्हाई, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ज्यादा बेहतर
रिजल्ट देता है, सेंसस देता है या फिर सैंपल देता है, इसके बारे में डिटेल में बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज मोर सीरियस, कौन सी एरर जो वो ज्यादा दिक्कत देती है, सैम्पलिंग एरर है या नॉन सैम्पलिंग एरर है? आप लोग को पता है नॉन सैम्पलिंग एरर है, क्योंकि इसको खत्म नहीं किया जा सकता, बेशक हम थोड़ा सा सैंपल साइज बढ़ा दें तब भी। सपोज देयर आर 10 स्टूडेंट इन योर क्लास, यू वांट टू सिलेक्ट 3 आउट ऑफ देम, हाउ मेनी सैंपल्स आर पॉसिबल? डिस्कस हाउ you would use the lottery method to select 3 student out of 10 in your class. Does the lottery method always give you a random sample? Explain, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। आगे पूछता है आपसे एक्सप्लेन, आगे आपसे पूछता है क्या, एक्सप्लेन the procedure for selecting random samples of 3 student out of 10 in your class by using random number table. Do sample provide, अगला क्वेश्चन, do sample provide better result than survey? Give reason for your answer. क्या सैंपल जो है वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट जो है वो देते हैं? क्या ये सही बात है? इसका उदाहरण दीजिए अगर ये सही है या नहीं है। राइट, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं अपनी, जब आप 12th क्लास में जाएंगे और 12th क्लास की प्रिपरेशन आप बहुत ज़्यादा डिटेल में करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरह के कोर्स जो आपके रेलिवेंट हो और आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं हमारी ऐप पर जाकर, अड्डा 247 के ऐप के ऊपर जाकर अगर आप लोग इस कोड को यूज करते हैं और कोड है Y828, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर देखने को मिल सकता है 20 से 25% का। और अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो के अंदर देखने को मिलता है या फिर किसी भी तरह के अगर आप लोग के डाउट्स हैं, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। और मेरी ईमेल आईडी है prince.thakur@adda247.com, ये मेरी ईमेल आईडी है prince.thakur@adda247.com। इसके ऊपर आप मुझे क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।